हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बेटा लेक्चर ला चुके हैं कॉकरोच के ऊपर। भाई कॉकरोच 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 ये वही इंसेक्ट है, ये वही इंसेक्ट है जो लड़कियां देख के उई माँ भाग जाती है, रोने लग जाती है और लड़के उसको वहीं पे ही कुचल देते हैं अपने पैरों से। तो यही तो फर्क है हम लड़के और लड़कियों में। क्या फर्क है? यही तो फर्क है, वो थोड़ी सी इमोशनल होती है और हम इमोशनलेस होते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट कॉकरोच, लेट्स स्टार्ट दी कॉकरोच। अब बताऊं कॉकरोच, तो कॉकरोच हमारा बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से और क्लास इंसेक्टा से। भाई साहब कितनी बड़ी बात, आज तक तुम्हें पता ही नहीं होगी, ये सबको पता होती है। जिसने भी एनिमल किंगडम पढ़ा होगा कभी लाइफ में, वो सबको पता है कि कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा। ये ना भी बताता ना, और अगर पेपर में आ जाता तो तुम लोग जिसमें दिमाग है वो समझ लेता और कर लेता इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। और दिमाग नहीं है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे होते हैं भाई? ये मेनली ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं। मतलब ये ब्राउन और ब्लैक कलर के आपको दिखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और ब्राउन और ब्लैक दिखते हैं? ऐसा नहीं है ना। क्या क्या देखा गया? देखो इनके कलर, इनकी वैरायटीज ऑफ कलर देखी गई है भाई। कौन कौन सी वैरायटीज ऑफ कलर देखी गई है? ये ब्राइट येलो कलर के भी देखे गए हैं, रेड भी देखे गए हैं और ग्रीन भी देखे गए हैं। लेकिन कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहां पे बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो सिर्फ ब्लैक और ब्राउन बॉडीड नहीं है, ये तो आपको घरों में दिख जाते चलते हुए, लेकिन और भी कलर कलर के वैरायटीज है इनके अंदर। इनकी साइज की बात करूं तो एनसीईआरटी कहती है कि 1-4 इंचेस से लेके ये 3 इंचेस तक होते हैं। मतलब इतने से लेके इतने हो सकते हैं हमारे कौन? कॉकरोचेस। ये अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक ये हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉकरोच की कॉमन स्पीशीज। कॉकरोच की कॉमन स्पीशीज बेटा पेरीप्लैंटा अमेरिकाना। ई लगा दो यहां पे, एन के बाद ई। पेरीप्लैंटा अमेरिकाना, इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ एक लाइन बोल रखी है कि इनकी लेंथ 34 से लेके 53 mm लॉन्ग होती है। 34 से लेके 53 mm लॉन्ग होती है। और इनके जो पंख होते हैं ना, इनके पंख मान लो ये रहा, और इनका पूरा पेट वाला हिस्सा। तो कभी कभार क्या होता है कि विद विंग्स, इनका क्या होता है, इनके विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। मतलब मान लो ये इस कॉकरोच का पेट है, एब्डोमेन है, इस कॉकरोच का क्या है? एब्डोमेन है। तो इसके ऊपर जो वो होगा, क्या बोलते हैं, पंख होगा इसका, वो कभी कभार ऐसे करके इस टिप ऑफ द एब्डोमेन को भी कवर कर जाता है। अरे मेरी बात, कवर नहीं सॉरी, एक्सटेंड कर जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेनली कहां देखा जाता है बेटा? ये मेल्स के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा क्या बात होती है? इसके अलावा बात होती है ये नॉक्टर्नल ड्वेलर्स है। नॉक्टर्नल ड्वेलर्स का मतलब होता है ये रात में निकलते हैं। कभी देखना कभी कि ये कॉकरोच वगैरह ना, अंधेरा इनको पसंद है ना, अंधेरे में निकलते जो करते हैं। इसके अलावा ये ओमनीवोर्स है, हम सबको पता ओमनीवोर्स क्या होते हैं। इसके अलावा ये हमारे कॉमन हाउस पेस्ट हैं। कॉमन हाउस पेस्ट मतलब एक तरीके से नॉर्मली किसी भी घर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, कॉकरोच आपको हर घर में मिल जाते हैं, है ना। तो कल को आपके घर में कभी कॉकरोच मिल जाए और कोई आपका दोस्त आ रखा हो तो शर्माना नहीं कि है घर की सफाई नहीं हो रखी हो। हर जगह आपको कॉकरोच मिलेंगे। हो सकता है मानी के घर में भी हो, मानी के घर में भी होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो वो उन कॉकरोचों की थोड़ी अकड़ ज्यादा होगी, अपने कॉकरोचों की थोड़ी अकड़ कम होगी, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी ऑफ कॉकरोच। अगर कॉकरोच की बात करूं, बॉडी की कॉकरोच की बात करूं, तो वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मतलब ऐसे सेगमेंट्स बन रखे हैं उसके अंदर और डिवाइड हो रखी है ना। सेगमेंटेड है और डिवाइडेड है, और हमने इसको डिवाइड किया है 3 डिस्टिंक्ट रीजन के अंदर। 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है बेटा हेड, दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। अरे भाषा में सर, छाती और पूरा पेट, ऐसे करके याद रख लो। सर, छाती और पेट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दो, आ गई होगी मेरी बात समझ में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखो इस पूरे कॉकरोच की जो भी पूरी बॉडी है, एंटायर बॉडी जो है वो एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से पूरी की पूरी ढकी हुई है। तो देखो एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी जितनी भी बॉडी है पूरी की पूरी, वो क्या है? एक हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की बनी हुई है ना। इसी की वजह से इसका कलर बेटा ब्राउन कलर का आता है। किस कलर का आता है? ब्राउन कलर का ये देखा जाता है। अब समझो, मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच को मैंने सेगमेंट्स में बांट रखा है। मान लो अगर ये कॉकरोच की एक बॉडी है, ये कॉकरोच की क्या है? एक
बॉडी है, तो ये देखो ऐसे करके सेगमेंट्स, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ये दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे सेगमेंट्स में मैंने इसको बांट रखा है। और इसकी पूरी बॉडी एक एक पूरी बॉडी, इसकी मैं ब्राउन कलर ले लेता हूं, यहां पे अगर ब्राउन कलर है मेरे पास, तो इसकी पूरी बॉडी एक ब्राउन कलर काइटिनियस शीट की एक्सोस्केलेटन बना रखी। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है? बाहर का स्केलेटन, बाहर का कवरिंग एक तरीके से बना रखी है किसने? काइटिनियस कवरिंग। कैसी है ये? काइटिनियस कवरिंग है, हार्ड है। तो आप लोग जब ऐसा करते हैं ना, वो कॉकरोच को कुचलते हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें आवाज आती है, चर 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 करके आवाज आती है। वो अब यही सब चीजें तोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूं तो दिस इज माय एक सेगमेंट। मान लो ये एक सेगमेंट है, ये क्या है बच्चों? एक सेगमेंट है, ठीक है। इस सेगमेंट की बात करूं तो इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन की लेयर चढ़ी होगी, इसके ऊपर क्या चढ़ी होगी? एक्सोस्केलेटन की लेयर चढ़ी होगी। अब इस एक्सोस्केलेटन में हमें हार्ड प्लेट्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हार्ड प्लेट्स देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो मेरी बात समझ लो। हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन है, मान लो ये एक सेगमेंट है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, देखो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, राइट। अब देखो, एक सेगमेंट के अंदर प्लेट्स होती है, बहुत ही हार्ड प्लेट्स होती है, जिसे बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या होती है? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। एक सेगमेंट में 4 प्लेट्स होती हैं, एक सेगमेंट में 4 प्लेट्स होती है स्क्लेराइड्स की। क्यों होती है 4 प्लेट? समझो, मान लो एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। अब ये स्क्लेराइड्स क्या करती है? इन लोगों को एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है। क्या दे रही है? मतलब इनको ढक के रख रही है। अब समझो मेरी बात, एक मान लो ये कॉकरोच है, मान लो ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच का एक सेगमेंट है ना। ये कॉकरोच का क्या होगा? डोर्सल पार्ट, पीछे बाहर पीछे वाला डोर्सल पार्ट, ये होगा वेंट्रल पार्ट, और ये होंगे दोनों बेटा लेटरल पार्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे भैया, डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट, और ये हो गया आपका लेटरल पार्ट। अब इस एक्सोस्केलेटन पे क्या है? हार्ड प्लेट है, जिसे बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अब इस स्क्लेराइड्स ने इस सेगमेंट को चारों तरफ से ढका हुआ है। एक सेगमेंट को किससे ढका हुआ है? चारों तरफ से ऐसे करके ढका हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि स्क्लेराइड्स कितने होने चाहिए? एक सेगमेंट में एक होना चाहिए कि एक सेगमेंट में 4 होना चाहिए? भाई एक सेगमेंट की, इस एक सेगमेंट की 4 जगह है, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और 2 लेटरल। अब इसको मुझे पूरा ही कवर करना है, तो मुझे स्क्लेराइड्स यानी हार्ड प्लेट्स भी कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसे बोलूं कि एक स्क्लेराइड ये रहा, एक स्क्लेराइड ये रहा वेंट्रल पे, एक स्क्लेराइड ये रहा लेटरल पे इस वाली पे, और एक साइड ये रहा लेटरल पे इस वाली पे। कितना मुश्किल लग रहा है? तो इन्होंने क्या बोला? इन स्क्लेराइड्स के भी नाम दे दिए। है सारे के सारे ही स्क्लेराइड्स, है सारे के सारे ही स्क्लेराइड्स। लेकिन अगर ये डोर्सली प्रेजेंट है, अगर ये डोर्सली प्रेजेंट है, तो बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। क्या बोलते हैं? टर्गम या टर्गाइट। क्या मेरी बात क्लियर है? कितना होगा? 1, ठीक है। अगर ये वेंट्रली प्रेजेंट है तो बोलेंगे स्टर्नम या स्टर्नाइट। जैसे हमारे वेंट्रली भी हमारी ये जो बोन प्रेजेंट है, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम, ऐसे इनके पास भी वेंट्रली यानी आगे की तरफ कौन सी होगी? स्टर्नम या स्टेराइट। अब इसके बगल में देखो, इसके बगल में एक प्लेट यहां भी चाहिए और एक प्लेट यहां भी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 2 प्लेटें यहां पे भी चाहिए, तो इसे बोलते हैं प्लूरल या प्लूराइट। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लेटरल में मेरे को 2 प्लेट चाहिए, लेटरल में मेरे को 2 प्लेट चाहिए, डोर्सल में मेरे को सिर्फ 1 प्लेट चाहिए, और वेंट्रल भी मेरे को सिर्फ 1 प्लेट चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं बेटा ये एक सेगमेंट है। ये क्या है? एक सेगमेंट है, ठीक है ना। अब इस सेगमेंट के चारों तरफ क्या है? चारों तरफ है इसके स्टेराइड्स, सॉरी स्क्लेराइड्स, है ना। अगर ये देखो, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है, और ये दोनों बेटा लेटरल डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो डोर्सल साइड पे एक स्क्लेराइट होगी, जिसे बोलेंगे क्या? टर्गम या टर्गाइट। वेंट्रल साइड पे एक होगी, जिसे बोलेंगे बेटा स्टर्नम या स्टेराइट। और लेटरल साइड पे 2 होंगी, जिसे बोलेंगे प्लूरल या प्लूराइट। आई थिंक बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात क्लियर है तो। अब देखो, ये स्क्लेराइड्स जो होते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे से, देखो ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक दूसरे से बेटा जॉइंड होते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जॉइंड होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि दीज स्क्लेराइड्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने आपको लाल लाल कलर से बनाई है, ये बहुत ही पतली पतली और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, जो इन सारे के सारे स्क्लेराइड्स को आपस में जोड़ के रखती है। इसे बोलते हैं बेटा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ बॉडी सेगमेंट्स। अगर सेगमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास 3 ही
रीजन है, एक कॉकरोच के 3 ही रीजन है, एक है हेड पार्ट, एक है थोरेक्स पार्ट और एक है एब्डोमेन पार्ट। अब इन सब में क्या है, हेड पार्ट हो चाहे थोरेक्स पार्ट हो चाहे एब्डोमेन पार्ट हो, इन सब में सेगमेंट्स है। क्या है, सेगमेंट्स है। तो एम्ब्रियो में जब कॉकरोच एम्ब्रियो की स्टेज में होता है तो हेड में 6 सेगमेंट होते हैं। मतलब अगर मैं इस कॉकरोच का ये हेड मान ले रहा हूं, इस कॉकरोच का ये मैं अगर हेड मान ले रहा हूं, तो इसके ये कैसे था, एम्ब्रियो के अंदर इसका एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ रहे हो? तो ऐसे करके सेगमेंटली था। लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो हेड के ये सारे सेगमेंट्स आपस में क्या कर गए बेटा, जुड़ गए और एक नॉर्मली ऐसे करके इन्होंने हेड बना लिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो एडल्ट के अंदर हेड में एक ही सेगमेंट है, सिर्फ एक ही सेगमेंट है। एम्ब्रियो में 6 हुआ करते थे भाई, 6 का 1 कर दिया, 6 का क्या कर दिया, 1 कर दिया। भाई ये सवाल आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। थोरेक्स की बात करूं तो थोरेक्स में एम्ब्रियो के टाइम पे भी 3 ही थे और आज भी 3 ही है। अगर एडल्ट हो गया तो आज भी 3 ही है। बात समझ में आ रही है? अगर एब्डोमेन की बात करूं तो एम्ब्रियो स्टेज में 11 सेगमेंट हुआ करते थे, लेकिन एक फ्यूज हो गया तो आज कितने बचे, 10 सेगमेंट बचे। कितने बचे, 14 बोल रहा था, तो 10 बचे। अब समझो एम्ब्रियो के अंदर कुल मिला के कितने सेगमेंट्स होते थे, 20 सेगमेंट्स होते थे और एडल्ट में आके इसके पास कितने सेगमेंट्स हो गए हैं, 14 सेगमेंट्स हो चुके हैं। मतलब 6 सेगमेंट्स फ्यूज हो चुके हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें आपको यहां तक क्लियर होती जा रही होंगी। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब मेरी बात समझो, अब हम पढ़ेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में पहला पार्ट आता है हेड। पहला पार्ट क्या आता है, हेड। अब हम लोग हेड पार्ट पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, समझते चलना बस। एनसीईआरटी भी रीड करेंगे इसकी, ठीक है ना। हेड की बात करें तो इसका हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ऐसा ट्रायंगुलर इन शेप, ऐसा ट्रायंगुलर ऐसे करके इसका हेड होता है। और वो प्रेजेंट कैसे समझो, देखो अगर एक कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच की बॉडी ऐसे करके होती है, कॉकरोच की बॉडी ऐसे होती है, ऐसे टांगे होती है उसकी यहां पे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके टांगे होती है। इसका जो हेड होगा वो हमेशा एंटीरियरली और राइट एंगल यहां पे ऐसे नीचे की तरफ होता है। हमेशा कहां होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर मैं बोलूं ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है, ये इसकी क्या है, बॉडी एक्सिस है, तो इसका हेड पार्ट हमेशा ऐसे रहेगा। हेड पार्ट कैसे रहेगा, हमेशा ऐसे रहेगा। क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यही सेम चीज एनसीईआरटी ने अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ के देखो। ट्रायंगुलर इन शेप and lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis. Head is perpendicular to body. मतलब अगर ये इसकी longitudinal axis है तो head part इसका हमेशा क्या रहेगा, ऐसे करके perpendicular रहेगा। तो head is always perpendicular to body। कहने का मतलब अगर मैं इस बोतल का ढक्कन खोल दूं और ये मैं इस कॉकरोच की बॉडी मान लूं, ये कॉकरोच की बॉडी है, तो इसका हेड हमेशा ऐसे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें यहां पे आपको क्लियर। पानी गिर गया बोतल से, हो पिटूंगा घर पे, है ना, जैसी लेक्चर खत्म होगा पिटूंगा, है ना। अब देखो इसके अलावा अगर इसके हेड की बात करूं तो इसके हेड पे अगर मैं यहां पे नॉर्मल इसका हेड बनाऊं ऐसे करके, तो इसके हेड पे हम लोगों को ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखते से बोलते हैं एंटीना। तो पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एंटीना। इस एंटीना का काम क्या होता है, ये एंटीना होता है सेंसरी। ये सेंस करता है आसपास का इन्वायरमेंट कि आसपास क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, ये इसको सेंस होने में मदद करता है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, हेड में पहले कभी 6 सेगमेंट हुआ करते थे, लेकिन आज कभी एक ही सेगमेंट होते हैं। तो देखो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck। अब इसके पास इसकी एक फ्लेक्सिबल खुद की गर्दन भी है, जिसकी वजह से इसका हेड पूरी तरीके से बढ़िया मोबिलिटी, यहां देख सकता है, यहां देख सकता है, ऊपर देख सकता है, नीचे ऐसे करके देख सकता है। आपको ग्रेट मोबिलिटी देखने को मिलती है किसके अंदर, एक कॉकरोच के अंदर, है ना। सोचो अपना काम ही क्या, कॉकरोच बढ़ क्यों रहे, हम क्या करेंगे। नहीं सर, कभी हमें वेटनरी भी तो बनना पड़ सकता है, क्या पता हमारे नंबर ना। अबे तो वेटनरी में कॉकरोच का इलाज करोगे
कॉकरोच का इलाज करोगे वेटनरी में? तुम लोग खतरनाक डॉक्टर बन जाना एक दिन, अगर वेटनरी भी बनोगे कभी, है ना। तो अब देखो, इसके हेड की बात करूं तो इसके हेड में होती है आई। अब ऑफ कोर्स सी बात है, आई तो होती है, लेकिन किस तरीके की आई होती है? कंपाउंड आई होती है। कैसी आई होती है? कंपाउंड आई, सिचुएटेड डॉर्सली, पीछे की तरफ होगी। अगर आगे की तरफ ही हुई तो उसका मुंह पहले ही नीचे है, आगे की तरफ आंख भी हो गई, तो ले बेटा अब तू नीचे सड़क ही देख पाएगा, आगे आगे कुछ देख ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा डोर्सली प्रेजेंट होता है, और ये कंपाउंड आई फंक्शनल होती है। समझा देता हूं कंपाउंड आई होती क्या। अगर मैं नॉर्मल सिंपल आई की बात करूं ना, तो इस एक आंख में, मान लीजिए इस एक आंख में जब कोई भी इमेज बनती है तो वो एक ही पूरी इमेज बन जाती है। मान लो यहां पे पेड़ है तो इसके आंख में पूरा का पूरा क्या दिख रहा होगा? पेड़ दिख रहा होगा। इसे बोलते हैं सिंपल आई। लेकिन कॉकरोच की कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई क्यों होती है? क्योंकि एक कॉकरोच की आंख के अंदर एक इमेज नहीं बनती, इसके अंदर 2000 ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। ऐसे 2000, समझ रहे हो मेरी बात? 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं ओमिटीडिया। क्या बोलते हैं भाई? ओमिटीडिया। अरे मेरी बात समझो, ये 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं ओमिटीडिया। अब मेरी बात समझो, अगर ये कॉकरोच मुझे देखता है तो इसके हर एक ओमिटीडिया में मेरा एक एक पर्टिकुलर पार्ट बनेगा। मान लो इसका आंख का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मेरी एक आंख देख रहा होगा, अगला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये हिस्सा देख रहा होगा, बीच की आंखों का डिस्टेंस, एक हिस्सा ये देख रहा होगा, ये वाली आंख, एक हिस्सा इसकी आंख का मेरा हाथ देख रहा होगा, एक हिस्सा मेरी ये हाथ देख रहा होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे टुकड़ों में इनके आंखों में इमेज बनती है, टुकड़ों में। बात समझ में आ रही है? हमारी टुकड़ों में नहीं बनती, इनकी टुकड़ों में बनती है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब इनकी जो टुकड़ों में मिला के एक इमेज बनेगी, हजारों 2000 टुकड़े हैं इनकी एक आंख में, तो एक इमेज 2000 टुकड़ों में दिखती है। अब वो 2000 टुकड़ों में देख के जो मिल रही है ना आपको, कॉकरोच देख रहा है, तो वो कैसी होती है? धुंधली सी रहती है, इतनी साफ इमेज बनती नहीं है इनसे, है ना। तो क्या होता है? मोजेक विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोजेक, मतलब धुंधली धुंधली सी इनको चीजें दिखती है। इसके अलावा बताऊं तो इनको अंधेरे में भी दिखता है, निकलते ही अंधेरे में है तो अंधेरे में दिखता है। अंधेरे में इसलिए दिखता है क्योंकि इनकी आंखें बहुत सेंसिटिव है, जरा सी भी लाइट पड़ेगी या नहीं भी पड़ रही होगी, इतनी सेंसिटिव है कि वो देख सकती है, भले ही धुंधला देख रही, हम तो देख ही नहीं सकते। लाइट बंद कर दो, फुल ऑन अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कभी यहां ठुकरे कभी वहां ठुकरे, लेकिन इनको अंधेरे में भी दिखता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इनकी आंखों की जो इमेज बनती है उसकी सेंसिटिविटी तो हाई होती है, लेकिन बड़ी धुंधली बनती है। धुंधली मतलब इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो बेटा लो रहता है। क्या रहता है? लो रहता है। सेंसिटिविटी हाई है लेकिन रेजोल्यूशन इसका लो है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। क्या इनके पास कोई सिंपल आई नहीं होती क्या? हाँ, इनके पास सिंपल आई भी होती है, जिसे बोलते हैं ऑसिलस। क्या बोलते हैं? ऑसिलस। सिंपल आई है मगर ये काम की नहीं, ये काम ही नहीं करती, वेस्टिजियल है। क्या है? वेस्टिजियल है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? हेड पार्ट मैंने आपको इतना समझा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आ जाओ इसका माउथ पार्ट, मतलब ये माउथ वाला पार्ट। अब माउथ पार्ट की बात करूं तो कॉकरोच मच्छर नहीं है कि आपको आएगा, डंक मारेगा, खून चूस जाएगा और चला जाएगा। इतना अच्छा आदमी नहीं है वो आपको काटेगा, आपको चबाएगा। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का इनका क्या होता है? माउथ होता है। और अगर मैं इनके माउथ की बात करूं तो इनका माउथ बहुत लगभग हमारे जैसा भी दिखता है ना। हमारे में देखो एक अपर लिप है, एक लोअर लिप है, इनके पास भी एक अपर लिप होती है, एक लोअर लिप होती है, बीच में हमारी जैसे टंग है, जीभ, इनके पास भी एक टंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अपर जो है और लोअर जो है, इनके पास भी अपर जो है और लोअर जो है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। देखो, ये देखो, अगर ये है इसका क्या, ये है इसकी अपर लिप। अपर जो किसने लिख दिया? ये अपर लिप है ना। अपर लिप को बोलते हैं इसकी लैब्रम। क्या बोलते हैं? लैब्रम। लैब्रम इज अपर लिप। कितनी होती है? एक ही होती है। अगर मैं ये वाली बात करूं, देखो ये वाला, ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, तो ये देखो इसकी नीचे वाले लोअर लिप है। क्या है? लोअर लिप है। तो ये जो किसने, ये मैंने ही लिखा है भाई तो ये लोअर लिप है। क्या है? लोअर लिप किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं लेबियल। क्या बोलते हैं? लेबियल, या मैं बोलूं इसको बोलते हैं लेबियम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेबियम। मैं कैसे याद करता हूं कि लैब्रम अपर लिप है कि लोअर लिप है? मैं ऐसे याद करता हूं कि फीमेल के अंदर भी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
कहां पढ़ते हैं हम लोग? नीचे वजाइना में पढ़ते हैं, तो नीचे की तरफ है ना, तो सेम चीज लोअर लिप लेबियम से याद रखना, लोअर लिप लेबियम से याद रखना, और अपर लिप लेब्रम से याद रखना। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब इनके बीच में, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में इनकी होगी एक जीभ। क्या होगी? एक जीभ, जिससे वो स्वाद लेंगे आपका कि हाँ टेस्टी तो हो। ठीक है, तो उस जीभ को बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स या टंग। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अपर लिप समझाया लेब्रम, लोअर लिप समझाया लेबियल, और बीच में होगी एक टंग जिसे बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देखो, जैसे हमारे में अपर जॉ और लोअर जॉ बनता है, इनके अंदर भी अपर जॉ और लोअर जॉ बनता है। वो बात अलग है, हमारे अपर जॉ में मैक्सिला होती है और लोअर जॉ में मैंडिबल होती है, लेकिन यहां पे अपर जॉ में मैंडिबल मिलेगी और लोअर जॉ में मैक्सिला मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इनका अपर जॉ बनाता है मैंडिबल, इनका अपर जॉ कौन बनाता है? मैंडिबल। देखो ये अपर जॉ बना दिया। अब इनके जो अपर जॉ है ना, इसमें होते हैं ऐसे दांत, ग्राइंडिंग टीथ। क्या प्रेजेंट होती हैं? ग्राइंडिंग टीथ। इसी से वो अपने फूड को चबाएगा, खतरनाक तरीके से चबाएगा। बात समझ में आ रही है? सेम चीज होता है बेटा मैक्सिला, ये बना रखा है मैंने यहां पे मैक्सिला। मैक्सिला होता है इसका लोअर जॉ। क्या होता है? लोअर जॉ बनाता है। और ये क्या करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाया, लोअर जो क्या करता है, खाने को पकड़ के रखता है, और अपर जो से हम कचक कच 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 करके खा जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सेम चीज इनका जो मैक्सिला होता है, जो लोअर जो होता है, वो फूड को कैप्चर करके रखता है, और मैंडिबल जो अपर जो है जिसमें ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट है, वो क्या करता है, आके वो इसको चबा जाता है और खाने को तोड़ता है। तो ये होता है बेटा माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। आई थिंक बहुत इजी, आई थिंक बहुत इजी चलता जा रहा है अब तक चीजें, है ना। अब देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, इसको जरा सा मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से भी दिखा देता हूं, ताकि कल को तुम मुझे ये ना बोलो कि आपने एनसीईआरटी बोल के एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। अबे कहां चला गया? ओए ओ भाई साहब, कहां हो तुम? ये रहा कॉकरोच। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता चुका हूं, इसे सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ये पूरा पैराग्राफ बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेम बातें लिखी है, इसमें एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा है। अब देखो, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी इमेजेस दिखा देता हूं। ये रहा इसका, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये है मैंडिबल, ये मैंडिबल है, इसमें देखो ग्राइंडिंग रीजन है, दिख रहा है, इंसिजन रीजन। ये क्या करेगा? तोड़ेगा। ये क्या करेगा? तोड़ेगा। बात समझ में आई? अब देखो ये मैंडिबल, ये दिख रहा है ना आपको, अपर जो बना के बैठा है। ये देखो ये मैक्सिला है, ये क्या है? मैक्सिला है। ठीक है, अभी आपको बताऊं, अच्छा एक चीज वो बताना भूल गया ना आपको, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है ना, मैक्सिला है। अब मैं यही आपको बता देता हूं, चलो मैं वही बताऊंगा, मैंने डायग्राम बनाई रखा है तो। ठीक है ना, ये देखो ये टंग है इसकी, ये क्या है? इसकी टंग है। और ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये इसका अपर लिप है और ये इसका लोअर लिप है। ठीक है ना, अपर लिप है और लोअर लिप है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप समझना, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बात आप लोग समझना और देखना, है ना। वहां मैं आपको बताना भूल गया, जबकि मैंने डायग्राम में वो चीज बना भी रखी है। उम्र हो गई है मेरी तुम्हारी नहीं हुई है। ठीक है ना, अब देखो ये जो मैक्सिला है, ये जो मैक्सिला है और ये जो इसका लोअर लिप है, दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक फिलामेंटस ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते, दिख रहे हैं आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये मैक्सिलर से निकल रहे तो बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प, और ये जो लेबियल से निकल, लोअर लिप से निकल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं लेबियल पल्प। ये पल्प क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसरी होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जब ये खाना वाना कुछ खा रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं, तो ये लोग उसको महसूस कर लेते हैं यहीं से ही, है ना, अपने लोअर लिप से। इनके पास क्या है? कुछ पल्प प्रेजेंट है ना, जिसे बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प या लेबियल पल्प। अगर अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो देखो, लेब्रम यानी अपर लिप पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोअर लिप की बात करूं तो देखो यहां पे लेबियल पल्प आपको देखने को मिलता है। ये देखो लेबियल पल्प आपको देखने को मिलता है। सेम चीज आपको मैक्सिलरी पल्प भी आपको देखने को यहां पे मिलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब एनसीईआरटी की सारी लाइनें जब मैंने वहां कवर ही कर रखी है तो बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। एनसीईआरटी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां अपन लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हेड पार्ट हो गया खत्म। लेट्स स्टार्ट दी थोरैक्स पार्ट, लेट्स स्टार्ट दी थोरैक्स पार्ट। तो थोरैक्स को मैंने आपको बताया था, इसके 3 सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। तो 3 सेगमेंट को मैंने इसको बांट दिया। पहले सेगमेंट को बोलते हैं प्रोथोरैक्स,
फिर बोलते हैं मीजोथोरेक्स और फिर बोलते हैं मेटाथोरेक्स, मेटो नहीं मेटा, मेटाथोरेक्स। तो तीन हिस्से में मैंने आपको बांट दिया इसको, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अगर मैं प्रोथोरेक्स की बात करूं तो मैंने इसके स्लाइड में करके लिखा है प्रोनोटम। तो ये प्रोनोटम कुछ भी नहीं है, एक तरीके की हार्ड कवरिंग होती है प्रोथोरेक्स की, जो कवरिंग प्रोवाइड, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो प्रोथोरेक्स को हम लोग प्रोनोटम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड कवरिंग होती है प्रोथोरेक्स के ऊपर। मीजोथोरेक्स को मीजोनोटम भी बोल सकते हैं, मेटाथोरेक्स को मेटानोटम भी बोल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब समझो, थोरेक्स रीजन से ही, थोरेक्स रीजन से ही इसके पंख भी आते हैं यानी विंग्स भी आते हैं, और इनकी टांगे भी आती है यानी लेग्स भी आती हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉकरोच के अंदर कभी भी पंख देख रहे या टांगे देख रहे तो हमेशा वो ओरिजिनेट हो रही होती है थोरेक्स रीजन से ही। क्या हो रही होती है? थोरेक्स रीजन से ही आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं और 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। 2 पेयर ऑफ विंग मतलब 4 पंख और 3 पेयर ऑफ लेग मतलब 6 टांगे। एक कॉकरोच के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब देखो, अगर मैं विंग्स की बात करूं, विंग्स की बात करूं तो मैं, अच्छा मैंने ये कॉकरोच बनाया, देखो ये हो गया इसका हेड पार्ट, ये पूरा हो गया बेटा, ये पूरा हो गया थोरेक्स पार्ट, 3 सेगमेंट का है ना, और बाकी बचा हुआ हो गया एब्डोमेन का पार्ट। बात क्लियर है? अब देखो, थोरेक्स का पहला वाला पार्ट है मीजो, दूसरा है, सॉरी पहला है प्रो थोरेक्स, दूसरा है मीजोथोरेक्स और तीसरा है मेटाथोरेक्स। अब समझो मेरी बात, अब समझो, मीजोथोरेक्स से कोई भी, ओ सॉरी, पहले सेगमेंट से कोई भी पंख नहीं निकलता। पहले सेगमेंट यानी प्रोथोरेक्स से कोई भी पंख नहीं निकलता। जो पंख निकलता है वो अगले 2 सेगमेंट से निकलता है। तो एक निकलेगा पंख मीजोथोरेक्स से और एक निकलेगा मेटाथोरेक्स से। तो अगर ऐसा पंख, ऐसा विंग जो मीजोथोरेक्स से निकल रहा हो उसको बोल देते हैं हम लोग मीजोथोरेसिक विंग, और ऐसा जो मेटा से निकल रहा हो उसको बोलते हैं मेटाथोरेसिक विंग। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने आपको ऐसे निकाल के भी दिखाया, देखो एक मीजोथोरेसिक से और एक मेटाथोरेसिक से निकाल के दिखाया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं मीजोथोरेक्स की बात करूं तो मीजोथोरेक्स ऑफ कोर्स सी बात है आगे है एज कंपेयर टू मेटाथोरेसिक से। तो मीजोथोरेसिक वाला जो विंग होता है वो आउटर होता है, थोड़ा सा बाहर वाला होता है, और फोर विंग बोलते हैं, मतलब आगे वाला है ना। ये थोड़े थिक होते हैं और लेदरी होते हैं, थिक होते हैं और लेदरी होते हैं। इनको हम लोग टेगमिना भी बोलते हैं या एलिट्रा भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेगमिना या एलिट्रा बोलते हैं। और इनका काम उड़ने में है ही नहीं, इनका काम आता है प्रोटेक्शन में। इनका काम किस में आता है? प्रोटेक्शन में। तो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है हमारा मीजोथोरेसिक विंग का। अब आ जाओ बेटा मेटाथोरेसिक विंग। मेटाथोरेसिक विंग ये वाली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इनर होता है, हाइंड विंग बोलते हैं। इनर होता है, अंदर की तरफ होता है, और हाइंड विंग होता है, पतला पतला होता है, थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है, और ये उड़ाता है, फ्लाइंग अडेप्टेशन करता है। अब समझो होता क्या है, इसका एक बाहर वाला विंग है और एक अंदर वाला विंग है। तो जब इसको उड़ना होता है ना, जब इसको उड़ना होता है तो सबसे पहले ये अपना क्या करता है, ये मीजोथोरेसिक वाला विंग हटाता है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसके नीचे वाले विंग को क्या कर, जैसे एग्जांपल देखो ऐसे, ये एक विंग है ना, ये एक विंग है और ये एक विंग है। ये विंग उड़ाने में हेल्प करेगा और ये विंग प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। देखो ये विंग उड़ाने वाला है तो ये अंदर रख दिया यानी हाइंड विंग हो गया, और इसके ऊपर ये प्रोटेक्ट करके रखता है ऐसे करके फोर विंग। तो जब कॉकरोच कभी नहीं उड़ रहा होता तो मेटाथोरेसिक विंग के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारा मीजोथोरेसिक विंग। लेकिन जब इसको उड़ना होता है तो सबसे पहले मीजोथोरेसिक विंग क्या करता है, यहां से हटता है और फिर ये इससे फड़फड़ा के मेटाथोरेसिक विंग से ये उड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर होती जा रही। तो मीजोथोरेसिक विंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन करना है तो थिक होगा, लेदरी होगा, आल्सो कॉल्ड टेगमिना या एलिट्रा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो रही हैं। तो 2 पेयर ऑफ विंग्स मैंने आपको यहां पे समझा दिए। अब इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स भी निकलते हैं, 3 टांगे निकलती हैं इसकी। 3 टांगे मतलब 6 टांगे, पेयर बोला है मैंने, है ना। ये तीनों रीजन से निकलती है, प्रोथोरेक्स से भी निकलेगी, मीजोथोरेक्स से भी निकलेगी और मेटाथोरेक्स से भी निकलेगी। तो जो प्रोथोरेक्स से निकलेगी उसको बोलेंगे प्रोथोरेसिक लेग, ये वाली है ना। जो मीजो से निकलेगी मीजोथोरेसिक लेग, और जो मेटा से निकलेगी मेटाथोरेसिक लेग कहलाएगी, है ना। सेम चीज यहां पे भी प्रेजेंट होगा, प्रो, मीजो और मेटा। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, आई थिंक सारी बातें क्लियर है, ठीक है ना।
क्लियर है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अगर मैं आपको एक कॉकरेज का स्ट्रक्चर दिखाऊं थोड़ा सा यहां पे, तो अब देखो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये है मीजोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक विंग, ठीक है ना। देखो कैसा थिक लेदरी सा है, ये मेम्ब्रेनस है, हाइंड विंग ये मेम्ब्रेनस है, इसको मैंने टेगमिना भी बोलते हैं, या बेटा इसको एलिट्रा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलिट्रा भी बोल देते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, देखो मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूं, बेसिक चीज समझाता हूं, समझ जाना। देखो क्या होता है, पहले ये विंग जब इसको रुकना होता, उड़ना नहीं होता, तो पहले ये विंग ऐसे करके यहां पे आ जाता है, आ गया, और इसके ऊपर फिर ये आता है एलिट्रा वाला, फिर इसके ऊपर ये आता है और ऐसे करके इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ऐसा होता है। मेरी बात क्लियर है? आपको वो भी दिख रहा है, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, ये एब्डोमेन दिख रहा है ना। ये एनल सर्काई क्या होता है भी समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा, है ना। ये आपको एंटीना दिख रहा, ये आपको कंपाउंड आई दिख रहा, ये आपको प्रोनोटम दिख रहा। प्रोनोटम क्या है बेटा? वही प्रोथोरेक्स की ऊपर की कवरिंग होती है। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? अरे बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने लेक्चर अच्छे से इसको पढ़ लिया तो। एक सेकंड रुकिएगा यार, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना जरा। पानी, पानी पीना है पानी पीना, पंखा नहीं चला रखा, गर्मी लग रही है, पानी पीना। चलो भाई अब आगे देखते हैं। एब्डोमेन की बात करूं तो इसके अब मॉर्फोलॉजी में एब्डोमेन रहेगा, उसके बाद एनाटॉमी शुरू हो जाएगी। अब मेरी बात समझो, ये पढ़ने से पहले, ये पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें इसमें याद करनी है। अगर आपको याद हो गई तो आगे तो मैं आपको दिखाई दूंगा सारी बातें, लेकिन अभी जो मैं आपको एब्डोमेन में पढ़ाऊंगा वो चीजें आप प्लीज याद कर लेना। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या दुनिया का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब एब्डोमेन की बात करूं तो इसके एब्डोमेन में होते कितने हैं? एम्ब्रियो के टाइम पे इसके कितने सेगमेंट थे? 11 थे, और फ्यूज होकर अब कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। तो मैंने यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, एब्डोमेन में क्या है? 10 सेगमेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, फीमेल्स के अंदर जो 7th 8th 9th जो सेगमेंट है उसका आगे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। याद है मेरी बात? स्क्लेराइट है ये एक तरीके का हार्ड प्लेट, है ना। तो 7th, ये मान लो ये एब्डोमेन है फीमेल का, तो फीमेल का 7th सेगमेंट, 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट कौन सा? आगे वाला। आगे वाला इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्या? स्टर्नम बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? स्टर्नम बोल दे रहा हूं। ये फॉर्म करते हैं बेटा ब्रूड, या इसे बोलते हैं जेनाइटल पाउच। तो एक नीट बहुत इजीली बहुत बार पूछता है कि फीमेल्स का कौन से सेगमेंट्स, आगे वाले कि पीछे वाले? इतना तो पता लग गया, आगे वाले, है ना। आगे वाले के भी कौन से सेगमेंट? 7वां 8वां और 9वां सेगमेंट मिलके एक जेनाइटल पाउच या ब्रूड में बनाता है ना। जिसका एंटीरियर पार्ट, जिसका आगे वाला हिस्सा क्या क्या कंटेन करता है, अब ये आपको रटना है, अब ये आपको रटना है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक होता है फीमेल गोनोपोर। क्या होता है? फीमेल गोनोपोर। एक होता है स्पर्माथिकल पोर, और एक होता है कोलेट्रल ग्लैंड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये 3 चीजें होती हैं, प्लीज रट लो, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका जो 7th एनसीईआरटी बोलती है, जो ये जो 7th सेगमेंट है ये बोट शेप का होता है। 7th सेगमेंट थोड़ा सा क्या करता है, अपनी शेप को इंक्रीज कर लेता है और वो बोट शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। रिपीटेड सवाल है नीट का, रिपीटेड सवाल है नीट का कि फीमेल्स के अंदर कौन सा सेगमेंट बोट शेप का दिखता है? आंसर इज 7th सेगमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ मेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर ये जो जेनाइटल पाउच बनाता है, ये जो अब जेनाइटल पाउच जो बनाता है ये कहां होता है? ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है, हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। ये लिख दिया मैंने, हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। तो ये जेनाइटल पाउच कौन कौन मिलकर बना रहा है? अब समझो, वहां पे क्या था? 7वां 8वां और 9वां सेगमेंट आगे का, जिसे स्टर्नम बोल रहे थे, तो पीछे को क्या बोलते? टर्गम। याद है? पीछे को बोलते टर्गम या टर्गाइट। तो ये क्या होता है? इसका 9वां और 10वां पीछे वाला हिस्सा, है ना, डोर्सल वाला हिस्सा लिख देता हूं, डोर्सली यानी टर्गम, ठीक है ना। और 9th यानी 9th सेगमेंट आगे वाला यानी स्टर्नम, है ना, डोर्सली। और ये वाला क्या हो गया? वेंट्रली। ये मिलके बनाते हैं इसका जेनाइटल पाउच। तो मेल के अंदर 9वां 10वां पीछे का और 9वां आगे का मिलकर बनाता है जेनाइटल पाउच। और फीमेल्स के अंदर 7वीं 8वीं 9वां, मतलब 7th 8th 9th तीनों सेगमेंट आगे वाले ही,
पीछे का कोई लेना नहीं है, पीछे वाला कोई लेना नहीं, आगे वाला ही बनाता है जेनाइटल पाउच, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। प्लीज याद कर लो, राइट। अब मेल्स के अंदर कुछ तो याद करना पड़ेगा। मेल्स के अंदर ये बनाते हैं, मेल्स के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है इसका पिछवाड़ा यानी डोर्सल एनस, आपको इसी में देखने को मिलेगी। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, क्या मिला, जैसे यहां पे फीमेल गोनोपोर था ना, फीमेल गोनोपोर को फीमेल जेनाइटल पोर भी कहते हैं, तो यहां पे भी आपको मेल जेनाइटल पोर देखने को मिलता है वेंट्रल आगे की तरफ। और होता है गोनेपोफाइसिस, क्या होता है, गोनेपोफाइसिस। ये क्या होते हैं बेटा, सब बताऊंगा, बस कुछ टाइम का वेट कर लो। ये लेक्चर बड़ा जरूर है लेकिन काम आपके बहुत आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये चीजें क्या क्या चीजें कहां कहां मिल रही है, प्लीज इसको याद रखना, प्लीज इसको याद रखना, क्योंकि याद करने वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना, याद करने वाली बात है। अब याद करने वाला, अब मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको कि आपको थोड़ा ही याद करना पड़े, ज्यादा तो मैं आपको वैसे भी नहीं बताऊंगा, ज्यादा में तो आपका मत्था भिनक जाएगा। ठीक है, अब मेल की कुछ बातें समझो। मेल के पास कुछ छोटे छोटे धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं कॉडल स्टाइल। क्या बोलते हैं, कॉडल स्टाइल। मेरी बात याद रखना, बात समझ में आई, कॉडल स्टाइल भी बोलते हैं। तो मेल, सिर्फ मेल के पास एक ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल, जो कि फीमेल्स में आपको देखने को नहीं मिलते। इसी से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन मेल कौन फीमेल। अब आगे समझो, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में ही आपको 10वें लास्ट सेगमेंट पे आपको जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, देखो ऐसा ऐसा, ये देखो फिलामेंटस है और आपस में देखो जॉइंटेड है, दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे ये जॉइंटेड है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जिसे बोलते हैं एनल सर्काई। क्या बोलते हैं, एनल सर्काई। और ये एनल सर्काई बेटा सेंसिटिव होता है साउंड के लिए। किसके लिए, साउंड के लिए। अब आप क्या कैसे याद करते हैं, हम इसको कैसे याद करते हैं, एनल सर्काई सेंसिटिव टू साउंड, कैसे याद करोगे, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप कोई चेयर वेयर सरकाओगे, क्या करोगे, सरकाओगे, सरकाओगे तो आवाज आएगी, है ना, इसलिए सेंसिटिव टू साउंड है। मेरी बात क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, सारी बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से यहां पे क्लियर हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। सी दिस इज एनल सर्काई, दिख रहा है आप लोगों को, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऐसा 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 रुद्र सा, है ना, ये एनल सर्काई विच इज प्रेजेंट इन बोथ, मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा। क्या मेल में सिर्फ मिलेगा, वो है स्टाइल। अरे मेल ही तो स्टाइल मारता है, एक फीमेल सुंदर लड़की देख ली तो स्टाइल मान लगेगा कि काश ये पट जाए तो मजा आ जाए। तो एनल स्टाइल सिर्फ आपको मेल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, मेल मिलेंगे। एनल सर्काई आपको मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलेगा, सेंसिटिव टू साउंड होगा। आई थिंक सारी बातें आपको यही रट रही होंगी, मेरे ख्याल से तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी कि आप लोग इसको बार बार रिपीटेड वे में देखें, है ना। लेट्स स्टार्ट एनाटॉमी, लेट्स स्टार्ट एनाटॉमी। भाई साहब ये क्या बना रखा है मैंने। तुम लोग तो डर गए होगे पेज देख के, हैं, पसीना आ गया होगा। पसीना तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा नहीं चला रखा और मार्च चल रहा है, गर्मी तो है ही, है ना। लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा तो डॉक्टर बनने जा रहे हो तो कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे एलिमेंट्री कैनाल प्लस कुछ ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी और ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। अब इसके एलिमेंट्री कैनाल को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है भाई। कौन कौन से हिस्सों में, एक होता है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। बात समझ में आई, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। याद रखना जो हाइंड गट जो उसका पीछे, अच्छा फोर गट मतलब स्टार्टिंग वाला हिस्सा, मिड गट मतलब बीच वाला और हाइंड गट मतलब पीछे वाला। याद रखना हाइंड गट हमेशा आपको थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा एज कंपेयर टू मिड गट, है ना। तो हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आपका पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ बेटा यहां क्लियर हो जाएगा, इतना इजी कर दिया, ठीक है। ये पेज का तुम लोग क्या कर लो, इस पेज का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, जो आपको लगे। फोन में देख रहे हो फोन से कर लो, जैसे मर्जी करना वो कर लो। ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा, ये पेज कर लिया तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इतनी मेहनत करके सब यही कर दिया, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, इसका फेरिंग्स है। ये क्या है, इसका फेरिंग्स है, ये हिस्सा ये फेरिंग्स है,
ठीक है ना। इनके पास सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं, लेकिन कितना, सिर्फ एक पेयर। देखो दिख रहा है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक पेयर इनके पास प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें क्या बनेगा, सलाइवा वगैरह बनेगा, थूक वगैरह बनेगा। अब देखो ये फेरिंग्स आगे जाके कनेक्ट होता है ईसोफेगस से। फेरिंग्स आगे जाके किससे कनेक्ट होता है, ईसोफेगस से। तो मैंने लिखा है यहां पे कि ये फेरिंग्स अटैच होता है ईसोफेगस से इन थोरैक्स रीजन। मतलब ये देखो फेरिंग्स आया, थोरैक्स रीजन आ गया। अब थोरैक्स रीजन क्या होगा, फेरिंग्स कनेक्ट करेगा हमारा किससे, ईसोफेगस से। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब ये ईसोफेगस ओपन होगा बेटा क्रॉप के अंदर। किसके अंदर ओपन होगा, क्रॉप के अंदर, ठीक है ना। तो ईसोफेगस लीड्स टू क्रॉप अप टू फोर्थ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। अब ये जो क्रॉप है पूरा, ये कितने सेगमेंट तक रहेगा, फोर्थ सेगमेंट तक रहेगा। लिखा हुआ है देखो, फोर्थ सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट तक ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, क्रॉप रहेगा। तो देखो क्या हुआ, माउथ से चबाया, खाना खाया, फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद ये ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से ये क्रॉप में आया। क्रॉप फोर्थ सेगमेंट तक होता है। और क्रॉप का काम क्या है, क्रॉप का काम है कि ये फूड को स्टोर करता है और पार्शियली डाइजेस्ट करता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो जब ये माउथ से खाने को चबाता है और तोड़ता है ना, तो पूरी तरीके से ये खाना तोड़ नहीं पाता, ये पार्शियली ही तोड़ पाता है। बात समझ में आ रही है, पार्शियली तोड़ पाता है। इसको पूरा तोड़ने के लिए क्रॉप के बाद भगवान ने लगा दिया यहां पे गीजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, गीजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। अब ये गीजर की बात बताऊं, समझो क्या होता है। इस गीजर के अंदर क्या होता है, दांत प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल टीथ, दांत प्रेजेंट होते हैं भाई। ये दांत क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। सोचो हमारे इसके एक तरीके से समझ लो, पेट के नीचे जो हिस्सा है वहां पे इसके दांत है, क्योंकि इसका माउथ वाला पार्ट पूरी तरीके से खाने को चबा नहीं पा रहा, तो इसके गीजर्ड में भगवान ने क्या कर दिया, दांत दे दिए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोवेंट्रिकुलस। अब देखो ये गीजर के अंदर की बात करूं तो गीजर के अंदर एक आपको आउटर लेयर मिलेगी थिक सर्कुलर मसल की, है ना। आपको यहां पे एक आउटर लेयर मिलेगी थिक सर्कुलर मसल की। याद रखना सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, कहीं गलत कराओ एग्जाम में। बात समझ में आ रही है, तो थिक सर्कुलर मसल मिलेगी ऐसे करके आपको आउटर, और इसके इनर में आपको ऐसे थिक दांत मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसे दांत बोलते हैं। तो देखो एंड थिक इनर क्यूटिकल, है ना, जो थिक इनर क्यूटिकल है वो फॉर्म कर रही है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। तो 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। अब ये टीथ क्या करेंगी, बाकी खाने को चबाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सारी बातें यहां पे आपको क्लियर होती जा रही है ना। थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि बहुत रप्चर सा रह रहा है, बट वी कांट डू एनीथिंग, है ना। तो अब समझो मेरी बात, फॉरगट हमारा फेरिंग से लेके शुरू होता है और गीजर पे आके खत्म हो जाता है। फॉरगट से लेके फेरिंग से लेके गीजर तक ये होता है। और वो मेरी बात समझना, पूरा का पूरा फॉरगट हमारा हार्ड क्यूटिकल लाइनिंग से कवर रहता है। पूरा का पूरा फॉरगट हार्ड क्यूटिकल से ये कवर होता है। क्या मेरी बातें क्लियर हुई, सारी बातें क्लियर हो रही। अब देखो फोरगट के बाद मिडगट आता है, लेकिन इस मिडगट से पहले मतलब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आ गया। बात समझ में आ रही है। देखो भाई फोरगट है, ये फोरगट है, फोरगट के बाद यहां शुरू होना चाहिए था मिडगट, लेकिन इससे पहले ही कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कुछ स्ट्रक्चर भगवान ने यहां पे दे दिए। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि वो स्ट्रक्चर इस फोरगट और इस मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड। तो भगवान ने यहां पे हमें हिपैटिक सिका दे दिए। क्या दे दिए, हमें नहीं, कॉकरोच को। क्या दे दिए, हिपैटिक सिका दे दिए, जो कि 6 से 8 इन नंबर, 6 to 8 इन नंबर होते हैं बिटवीन फॉरगट एंड मिडगट, या मैं बोलूं जंक्शन बिटवीन फॉरगट एंड मिडगट के बीच में होते हैं। इन हिपैटिक सिका का काम क्या है, इन हिपैटिक सिका का काम है बेटा कि जूस, डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स निकालने का काम इन्हीं हिपैटिक सिका का है। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब अगला आ जाओ, अगला है मिडगट। अगला क्या है, मिडगट। अब मिडगट की बात करूं तो मिडगट में क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है, एब्जॉर्प्शन होती है। मिडगट में एब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा मिडगट में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं स्टोमेडियल वॉल्व।
क्या प्रेजेंट होती है? देखो यहां पे प्रेजेंट है स्टोमेडियल वॉल्व। ये क्या करती है कि मान लो ये खाना अगर यहां से यहां आया है और ये मिड गट में अगर आ गया तो ये दोबारा बैकफ्लो करके फॉरगट में ना चला जाए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द फूड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये स्टोमेडियल वॉल्व बैकफ्लो बचाती है फूड का। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देखो मिड गट में क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन हो रही है। मिड गट के बाद शुरू होता है हमारा हाइंड गट। क्या मेरी बात क्लियर है? मिड गट के बाद शुरू होता है हमारा हाइंड गट। अब मिड गट और हाइंड गट, अब हाइंड गट की बात करूं तो हाइंड गट में 3 पार्ट है। हाइंड गट में 3 चीजें हैं। हाइंड गट के अंदर 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक है बेटा इलियम, कोलोन और रेक्टम। 3 हिस्सों में बांट रखा है, इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो ये हाइंड गट जो इलियम, कोलोन, रेक्टम में बता हुआ है, बात समझ में आ रही है? तो इलियम, कोलोन और रेक्टम को मिला के हाइंड गट कहते हैं एक्चुअली में। तो मिड गट के बाद आना चाहिए था हाइंड गट, लेकिन अगेन यहां पे फिर से इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जंक्शंस में हमें कुछ येलो कलर की 100 से 150 फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं माल्फीजियन टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? माल्फीजियन टिब्यूल्स। तो हमें ये माल्फीजियन टिब्यूल्स देखने को मिलता है एट ए जंक्शन बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट। बात समझ में आ रही है? तो 100 से 150 ये नंबर होते हैं, येलो कलर के होते हैं, फिलामेंटस, येलो कलर के दिखा रखे मैंने, फिलामेंटस होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि इन कॉकरोच के ब्लड में से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल बाहर फेंकने का। जैसे वो काम हमारे अंदर वो काम कौन करता है? किडनी। तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, तो इनका माल्फीजियन टिब्यूल है। इनका क्या है? माल्फीजियन टिब्यूल है। ये माल्फीजियन टिब्यूल क्या करता है बेटा? ये एक्सक्रीट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, हीमोलिम्फ का मतलब क्या है? मैंने यहां पे हीमोलिम्फ लिखा हुआ है। हीमोलिम्फ क्या होता है बेटा? कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। तो यहां से ये निकाल देता है। अब शुरू होता है इलियम। ठीक है, इलियम के बारे में इतना कुछ ज्यादा जानना नहीं। इलियम के बाद आता है कोलोन। क्या आता है? और मैं आपको पहले बता चुका हूं, हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। तो आप देखो ये मिड गट यहां खत्म हो रहा था, तो ये थोड़ा मैंने आपको चौड़ा करके दिखाया है। थोड़ा सा क्या करके दिखाया है? चौड़ा, मतलब ब्रॉडर करके दिखाया है। ठीक है, तो कोलोन के अंदर क्या होता है? कोलोन के अंदर होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फीसिस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी पॉटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये यहां बन जाएगी इनकी पॉटी। समझ में आ रही है मेरी बात? पॉटी बन जाती है। ठीक है ना? उसके बाद आता है रेक्टम। उसके बाद क्या आता है? रेक्टम। इस रेक्टम में क्या होता है? इस रेक्टम में आके स्टोर होते हैं हमारे फीसिस, और उसके बाद ये एनस के थ्रू हमारे बाहर चले जाते हैं। अब एक चीज और देखो, ये इलियम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड आया। इलियम के अंदर क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड फूड आया। अनडाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? फीसिस के अंदर। ठीक है ना? पॉटी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अलावा फिर ये रेक्टम से पहले यहां पे कुछ पेपिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये अगर आपको यहां पे दिख रहा हो तो ये देखो, ये पेपिला स्ट्रक्चर होते हैं, बोलते हैं रेक्टल पेपिला, क्योंकि रेक्टम से पहले है ना, इसलिए बोलते हैं रेक्टल पेपिला। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ पानी अभी भी इस फीसिस के अंदर है तो उसको वापसी निकाल लेता है ये, यानी एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। और हम लोगों का बेटा पूरा का पूरा खत्म हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे बड़ा टॉपिक यही था, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे इसको, मजा आएगा आप लोगों को, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है ना? मैं सब कुछ पढ़ाता जा रहा, तू पढ़ता जा, मैं पढ़ाता जा रहा। ठीक है? हाँ, ये देख, ये सब पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है? ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। कुछ भी नहीं है, देखो, ये मान लो ये है आपका कॉकरोच की साइड। ये क्या है? आपकी कॉकरोच की साइड। अब इस कॉकरोच की साइड के लेटरल साइड पे, क्या बोला मैंने? लेटरल साइड पे, है ना? लेटरल साइड पे छोटे होल्स होते हैं। यहां आपको दिख रहे हैं ये छोटे होल्स होते हैं। तो ये कितने होल्स होते हैं? 10 पेयर। ओ भाई साहब, ये छोटे क्या होते हैं? आपको दिख रहे हैं 10 होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो 10 होल्स प्रेजेंट है। इन होल्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? इन्हें बोलते हैं स्पाइरेकल्स। और ये कितने पेयर है? 10 पेयर है। कहां प्रेजेंट है बॉडी के?
लेटरली प्रेजेंट है, बॉडी के लेटरली दिख रहे हैं आपको, लेटरली, मीडियल नहीं, यहां नहीं प्रेजेंट, लेटरली प्रेजेंट है। और मैं आपको बात बताऊं तो ये 10 पेयर कैसे हैं, दो पेयर इसके थोरैक्स में मिलेंगे आपको, 2 पेयर थोरैक्स में देखने को मिलेंगे, और 8 पेयर इसके आपको देखने को मिलेंगे एब्डोमेन के अंदर। 8 पेयर किसमें देखने को मिलेंगे, एब्डोमेन के अंदर। अब मैं एक स्पाइरेकल बड़ा करके दिखा रहा हूं, मान लो ये एक स्पाइरेकल है, ये क्या है, एक स्पाइरेकल है, ठीक है ना, ये एक स्पाइरेकल है। इन स्पाइरेकल से, हर एक स्पाइरेकल से निकलती है बेटा एक ट्यूब निकलती है, जिसे बोलता हूं मैं ट्रैकिया। क्या बोलता हूं, ट्रैकिया। अब समझो मेरी बात, ये तो एक स्पाइरेकल से एक ट्रैकिया निकल रहा, एक्चुअली ऐसे 20 स्पाइरेकल है तो 20 ट्रैकिया निकल रहे होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। मतलब कॉकरोच के अंदर आपको नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया देखने को मिलता है। नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 स्पाइरेकल से और हर एक स्पाइरेकल से ट्रैकिया निकलता है, ठीक है ना। अब ये ट्रैकिया क्या करता है, ये ट्रैकिया छोटी छोटी टिब्यूल्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इन्हें बोलते हैं ट्रैकियोल्स। क्या बोलते हैं भाई, ट्रैकियोल्स। क्या मेरी बात क्लियर है ना। और ये ट्रैकियोल्स क्या करते हैं, अब यहां पे होते हैं हमारे टिश्यूज, यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारे टिश्यूज। तो इन्हीं ट्रैकियोल्स से यहां पे हमारा ऑक्सीजन चला जाता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज यहां पे हमारी हो जाती है। बात समझ में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या मेरी बात क्लियर है। अब इसी को एनसीईआरटी से पढ़ के देख भाई, इतना ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। तो कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that open through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body। तो thin branching tubes, जिसे trachea tubes कहते हैं, वो डिवाइड होता है ट्रैकियोल्स के अंदर, जो कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स। यही सेम चीज बताई मैंने आपको, यही सेम चीज बताई। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स। अब एक बात बताऊं, हाँ, ये स्पाइरेकल्स हर वक्त नहीं खुले रहते। इन स्पाइरेकल्स को बंद खोल करने के लिए यहां पे कुछ स्फिंक्टर्स मतलब दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, जो इनको ओपन क्लोज कराने में हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, एक्सचेंज होती है गैसेस की, टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। मतलब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहां पे ट्रैकियोल्स के थ्रू यहां पे क्या हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे क्या हो जा रही है, गैसियस एक्सचेंज हो जा रही है। रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट बेटा खत्म। रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट कह रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया यहां पे खत्म। अरे कितना इजी होता जा रहा है यार, ये तो बहुत इजी होता जा रहा है। तुम लोगों को तो लग रहा था कि ये मुश्किल है, मेरे को तो लग रहा है ये इजी है। अब सब एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसलिए मैंने यहां बनाया नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अब सब एनसीईआरटी से पढ़ना है, राइट। अब आ जाओ बेटा, अब इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ लेते हैं, जो कि अगेन इजी है ना। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज परफॉर्म बाय माल्पीजियन टिब्यूल्स। ये आपको पता, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। माल्पीजियन टिब्यूल्स है, 100 से 150 इन नंबर होती है, येलो कलर की होती है, ये सब आपको बता चुका हूं। ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय, ये आपको याद रखना है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। तो ये जो हर एक टिब्यूल का स्ट्रक्चर है, ये ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से लाइंड होता है। हजारों बार ये सवाल पूछा गया है, याद रखना है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। 3 बार बोल दिया, चौथी बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं माल्पीजियन टिब्यूल, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं इनको यूरिक एसिड के अंदर, है ना। यूरिक एसिड से करते हैं और फिर इसको हाइंड गट पे भेज देते हैं, और फिर वो रेक्टम से होता हुआ निकल जाता है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यूरिक एसिड में। इसलिए बेटा इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या सिर्फ इनके पास माल्पीजियन टिब्यूल्स हैं, क्या इनके पास सिर्फ माल्पीजियन टिब्यूल्स है, नहीं, इनके पास माल्पीजियन टिब्यूल्स के अलावा कुछ फैट बॉडी भी प्रेजेंट है, कुछ नेफ्रोसाइट्स भी प्रेजेंट है, और यूरिकोस ग्लैंड भी प्रेजेंट है, जो कि काम करते हैं एक्सक्रीशन में। मेन काम माल्पीजियन टिब्यूल्स का है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेन काम इस माल्पीजियन टिब्यूल्स, है ना, जो कि लाइंड होती है किससे, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से। नाइट्रोजन वेस्ट को करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसको कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, यूरिक एसिड में। नाइट्रोजन वेस्ट भी, कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट, मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां पे लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, मैं आपको लिखवा देता हूं। किस टाइप का नाइट्रोजन वेस्ट, इसे बोलते हैं पोटेशियम यूरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम यूरेट। तो ये पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, है ना। तो इसके अलावा माल्पीजियन टिब्यूल्स के अलावा हमारे पास क्या क्या है, फैट बॉडी है,
नेफ्रोसाइट्स हैं और यूरिकोस ग्लैंड है जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। क्या मेरी बात क्लियर है बाल को? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। इसका ऊपर वाला पार्ट रह गया एक, जिसे बोलते हैं हार्ट वाला पार्ट। हार्ट वाला पार्ट भी मैं आपको यही समझा देता हूं। हार्ट वाला पार्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो हार्ट वाला पार्ट समझ लेते हैं एक बारी, जरा सा समझ लो हार्ट वाला पार्ट। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई? ये मिटता क्यों नहीं है? ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भाई? ये ऐसे मिटेगा, ये ऐसे मिटेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या? हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। चलो नहीं मिट रहा तो नहीं मिट रहा, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहीं पढ़ा देते हैं। तो देखो, इसका जो हार्ट यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कॉकरोच का, वो ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है ये आपको पता? ओपन टाइप का मतलब यहां पे ब्लड वेसल्स ढंग से नहीं बनी हुई, ब्लड वेसल्स यहां पे पुअरली डेवलप्ड है ना। अगर ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड है तो हमारे ऑर्गन्स को ऐसे कैपिलरीज नहीं जाती। ऐसे होता है ना कि कैपिलरीज उनको ब्लड देती है हमारे ऑर्गन्स को, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ढंग से बने नहीं हुए, कैपिलरीज ढंग से बनी नहीं हुई। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसा होता है, एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। सील इज फॉर कैविटी, है ना, हीमोसील। अब क्या होता है, सारा का सारा ब्लड सीधा आता है और इसके अंदर ऐसे स्टोर हो, ऐसे आता है। सोचो हमारे में ऐसा नहीं होता, इनके अंदर ऐसे बाल्टी भर गई हो, एक बकेट भर गई, एक कैविटी भर गई, है ना, और इसके अंदर, सॉरी, हाँ, और इसके अंदर, इधर देखो, इसका कलर चेंज करके बताता हूं, और इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स हैं, वो ऐसे डिप करके बैठे होते हैं। कितना खतरनाक चीज है, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, अब आगे देखो। तो ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, है ना, एंड ओपन इनटू स्पेस, जिसे बोलते हैं हीमोसील। ये मैंने आपको बता दिया, है ना। तो जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो कहां खुलेंगी? आके हीमोसील यानी कैविटी में खुलेगी। तो विसरल ऑर्गन्स जो हमारे लोकेटेड होते हैं हीमोसील में, वो बात करते हैं ब्लड के अंदर। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इसी हीमोसील के अंदर क्या करते हैं? बात कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, है ना। कॉकरोच के ब्लड को बेटा बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब हीमोलिम्फ की बात करूं, तो अगेन यहां से सवाल आता है। अगेन क्या आता है? यहां से सवाल आता है। तो हीमोलिम्फ में बेटा दो चीजें हैं। हीमोलिम्फ मतलब ब्लड, कॉकरोच का ब्लड। और याद रखना, कॉकरोच का ब्लड बेटा कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता, व्हाइट इन कलर मान लो, कलरलेस होता है। हीमोलिम्फ की बात करूं तो हीमोलिम्फ में इसके पास क्या होगा? इसके पास होंगे ब्लड के सेल्स। क्या होंगे? ब्लड के सेल्स, जिसे बोलते हैं हिमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिमेटोसाइट्स। साथ में इसके पास होता है प्लाज्मा। वाओ, साथ में इसके पास क्या होता है? प्लाज्मा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके पास जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड सेल्स में क्या क्या है? आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, लेकिन इनके पास ना तो बेटा आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज एब्सेंट, इनके पास प्लेटलेट्स भी नहीं होती, एब्सेंट। इनके पास सिर्फ क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज। कुछ अमाउंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका ब्लड ना तो आरबीसी करके बैठा है, ना तो प्लेटलेट्स लेके बैठा है, कुछ सेल लेके बैठा है जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यूनिटी के लिए है, साथ में प्लाज्मा है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हिमेटोसाइट्स। हिमेटोसाइट्स में भी ना तो आरबीसीज हैं, ना ही प्लेटलेट्स हैं, सिर्फ बेटा क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। अब देखो, हमारा हार्ट कहां होता है? वेंट्रली। ये रहा मेरा हार्ट सामने, वेंट्रली। इसका क्या बोलते हैं? कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कहां होता है? डॉर्सली, पीछे की तरफ। भाई कमाल है हमारा कॉकरोच भी, है ना। हमारा वेंट्रली है, इनका डॉर्सली है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, हार्ट ऑफ कॉकरोच, ये लिखेंगे फिर पूरा एनसी पूरा बना के दिखाऊंगा। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। मतलब ये पीछे की तरफ होगा, मिड डॉर्सल लाइन पे होगा, अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पीछे की तरफ होगा, डॉर्सल होगा, है ना। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स विद ओस्टिया ऑन देयर साइड। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, अब इतनी एनसीईआरटी तुम लोग बैठ के पढ़ोगे तो तुम लोगों का मत्था बिनक जाएगा। इतना तो तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं कि तुम्हें अंग्रेजी समझ में आ जाए इतने तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, है ना। अंग्रेजी सीखें, 4 दिन में अंग्रेजी सीखे, और अगर सीख जाओ तो हमें भी समझा देना, ठीक है। देखो होता क्या है,
इधर देखो, ये मान लो ये इसका एब्डोमेन और थोरैक्स वाला पार्ट है, ये इसका क्या है, एब्डोमेन और थोरैक्स वाला पार्ट है, और ये इसका हेड पार्ट है, ये वाला इसका हेड पार्ट है, दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट, ठीक है ना। अब ये हो गई इसकी क्या, अब ये हो गई इसकी क्या, ये हो गई इसकी मिड डॉर्सल लाइन, क्या हो गई, ये बीच की लाइन हो गई मिड लाइन, मिड लाइन के डॉर्सल मतलब यहां पे इसका हार्ट प्रेजेंट होगा, और इसका हार्ट एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका। कैसा हार्ट होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, इसका हार्ट कैसा होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट भाई, 13 चैम्बर का हार्ट होता है, मस्कुलर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, फनल शेप्ड, फनल शेप्ड का इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर मैं बनाऊं तो देख ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर दिख रहा है, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, ऐसे करके 13 चैम्बर ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे इस लाइन में अरेंज्ड है, ऐसे करके ये वाले चैम्बर ऐसे अरेंज्ड है ना। किस शेप के होते हैं, फनल शेप के होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, है ना। अब इन दो, अब देखो इस चैम्बर की बात करूं तो हर एक चैम्बर में ओपनिंग होती है दो, एक आगे से और एक इसके जस्ट पीछे से, आपको दिख रही होगी, देखो ये एक चैम्बर है, ये क्या है, एक चैम्बर है, ठीक है ना, फनल शेप का। इस चैम्बर के ये ओपनिंग दिख रही है, एक ओपनिंग यहां होगी और एक ओपनिंग जस्ट इसके पीछे, तो एक चैम्बर में दो ओपनिंग होती है और इसको बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। यहीं से ब्लड एंट्री लेता है, यहीं से ब्लड क्या करता है, हार्ट के अंदर क्या करता है, एंट्री लेता है। क्या मेरी बात क्लियर है, अब मेरी बातें क्लियर हो रही है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक चैम्बर में कितने ओस्टिया होते हैं, दो ओस्टिया होते हैं, मतलब दो छेद होते हैं जहां से ब्लड एंट्री लेता है, ठीक है, हार्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर। चैम्बर फनल शेप्ड है, 13 चैम्बर्ड हार्ट है, मस्कुलर है, ट्यूबुलर है ना। अब जितने भी ये चैम्बर्स होते हैं, इन बिटवीन चैम्बर्स आपको ऐसे फैन शेप्ड मसल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ऐसे फैन शेप्ड मसल्स देखने को मिलती हैं। इन मसल्स को बोलते हैं एलियरी मसल। क्या बोलते हैं, एलियरी मसल। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, एलियरी मसल कैसी होती है, ये फैन शेप्ड होती है, पंखे जैसी फैन शेप्ड होती है। क्या मेरी बात क्लियर है। अब ये फैन शेप एलियरी मसल का काम क्या है समझो। इन फैन शेप का काम ये है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है तो इन ओस्टिया की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, इन ओस्टिया की क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग होती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात बेटा क्लियर हो रही है। आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर हो रही है। एक बार एनसीईआरटी से इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 13 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है, ये फनल शेप का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, ट्यूबुलर है। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 करके ये होते हैं। डॉर्सली होंगे, डॉर्सली बेटा, डॉर्सली मिड डॉर्सल लाइन है ना, डॉर्सली होंगे, वेंट्रली प्रेजेंट नहीं होते, है ना। अब देखो इन दो चैम्बर के बीच में, इन दो चैम्बर के बीच में आपको दिख रहा है ये ना एलियरी मसल्स कनेक्टेड है। क्या है, एलियरी मसल्स, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो एलियरी मसल्स कनेक्टेड है ना। तो ये देखो क्या लिखा है, अरे ये कहां गया, पढ़ा लिखा डायग्राम यहां है, पढ़ा कहां रखा है, अरे पढ़ा कहां रखा है, ये रहा, पढ़ा रखा ना, ये रहा। हाँ, तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड, है ना। तो अच्छा अब देखो क्या होता है, अब होता क्या है, ओस्टिया से, ये ओस्टिया है मान लो, इसके पीछे भी एक ओस्टिया होगा। अब क्या होता है, ये आपको ये पूरा इससे ये जो दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बॉडी कैविटी। इसे क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। तो अगर ये बॉडी कैविटी है तो बॉडी कैविटी को हम लोग लिखते हैं साइनस। क्या लिखते हैं भाई, साइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनस। तो ये जो बॉडी में कैविटी है, ये जो साइनसिस है, ये जो साइनसिस है, यहां से जो भी, जहां पे जो सारा ब्लड प्रेजेंट होता है, ये एंट्री मारता है, देखो इस ओस्टिया के अंदर दिख रहा है, ये एंट्री मारता है क्या, ओस्टिया के अंदर। ये देखो ये ओस्टिया के अंदर एंट्री मारता है। अब ओस्टिया से गुजरता है जब ये ब्लड, है ना, साइनसिस से यानी बॉडी कैविटी से, ये कहां आ गया, ओस्टिया में आ गया। अब ये ओस्टिया क्या करता है, ये ओस्टिया आ गया तो हार्ट के अंदर आ गया। अब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो देखो हार्ट से ब्लड की तरफ किस तरफ जाने लग जाएगा, आगे की तरफ जाने लग जाएगा, है ना। आगे की तरफ क्या होता है यहाँ पे, एंटीरियर आउटा,
क्या होता है? एंटीरियर आउटा। और ये सारा का सारा आउटा देखो, ये सारा का सारा ब्लड कहां दे रहा है? देखो इस हेड रीजन में। दिख रहा है आप लोगों को? ये सारा का सारा ब्लड कहां दे देता है? हेड रीजन में। तो एंटीरियर आउटा से पास होता है। अब हेड रीजन में भी क्या होता है? बहुत सारी कैविटी होती है। क्या होती है? कैविटी होती है। तो या मैं इसको मैं बोल सकता हूं हेड साइनस। क्या बोल सकता हूं? हेड साइनस। या मैं बोल सकता हूं इसको सिफेलिक साइनस। सिफेलिक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर हार्ट। तो हुआ क्या? बॉडी कैविटी यानी बॉडी साइनस में से जितना भी ब्लड था वो एंट्री लिया ओस्टिया में। ओस्टिया में एंट्री लेने के बाद ये हमारे 13 चैम्बर हार्ट में आ चुका है। अब ये चैम्बर इसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लड जाएगा आगे की तरफ। आगे की तरफ कहां जाएगा? इस एंटीरियर आउटा से होता हुआ, इस एंटीरियर आउटा से होता हुआ देखो सर की तरफ चला जाएगा, है ना? दिख रहा है ना सामने सर? तो सर की तरफ चला जाएगा। और सर में भी काफी सारा कैविटी होती है, काफी सारा गैप होता है ना? इसलिए उसको बोलते हैं हेड साइनस, या मैं बोलूं सिफेलिक साइनस। मेरी बातें क्लियर हो गई यहां पे, मेरी बातें क्लियर हो गई। अब बेटा दो ही टॉपिक रह गए। एक रह गया नर्वस सिस्टम, और एक लास्ट रह गया हमारे जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों पढ़ लिया तो लाइफ जिंगालाला, खत्म कहानी। ठीक है ना? तो दो ही चीजें रह गई हैं, दो ही चीजें रह गई हैं। लेट्स स्टार्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, है ना? बड़ा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? लेट्स स्टार्ट नर्वस सिस्टम। हमारा हार्ट आगे था, कॉकरोच का हार्ट पीछे था। हमारा नर्वस सिस्टम पीछे डोर्सल होता है, इनका वेंट्रली होगा। यह बात क्लियर है? अब देखो, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया होता है हमारा सेल बॉडी, है ना? गुच्छा, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया कहते हैं। तो ये क्या कहती है कि नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच का, वो कंसिस्ट करता है अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। तो हर सेगमेंट में हमारे बहुत सारे सेल बॉडी के ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, और वो गैंग्लिया आपस में फ्यूज्ड है ना? जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन दी वेंट्रल साइड। देखो क्या बोल रहा है? वेंट्रल साइड पे है। तो देखो ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये गुच्छा, एक गैंग्लिया, ये दूसरा गैंग्लिया, ये तीसरा गैंग्लिया, ये चौथा गैंग्लिया, ये पांचवा गैंग्लिया, ये छठा, ऐसे करके देखो गैंग्लियास दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? सेम चीज ये पेयर में होते हैं। ये देखो, एक और ये ऐसे 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 दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ऐसे, ये पेयर में है। क्या है? पेयर के अंदर है। और ये पेयर भी लेटरली कनेक्टिव से देखो अटैच्ड है। लेटरली कनेक्टिव से देखो ऐसे करके अटैच है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को? ये सीडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एक तरीके का, दिख रहा है? सीडी लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये यही बोलना चाह रहा है, ये यही बोलना चाह रहा है कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली गैंग्लिया। ये फ्यूज सेगमेंटेड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड, जॉइंड हो, ये दोनों भी जॉइंड है बाय पेयर्ड, कहां गया? पढ़ लेना इसको, ठीक है ना? लिखा हुआ है कहां गया? लॉन्गिट्यूडल कनेक्टिव्स ऑन दी वेंट्रल, आगे की तरफ है। अब देखो, अब देखो, अब मेरी बात समझना। अब गैंग्लिया कैसे कैसे प्रेजेंट है ये समझ लो। 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है थोरैक्स में, और 6 है हमारे एब्डोमेन में। 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। इतनी बात याद रहेगी? वेरी गुड। अब आगे समझो, जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन जो हेड पार्ट है, यहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, द हेड होल्ड्स a bit of nervous system while the rest is situated in the ventral part of the body। कहने का मतलब पूरी, ऐसे तो नर्वस सिस्टम इसका पूरी बॉडी में फैल रखा है, लेकिन मैक्सिमम सॉरी बहुत ही कम अमाउंट में इसका हेड रीजन में है। बात समझ में आ रही है? बाकी पूरा आपको वेंट्रल, ये बेली साइड पे आपको दिखेगा। अगर ये कॉकरोच है, कॉकरोच का ये डोर्सल हिस्सा है, ये वेंट्रल हिस्सा है, तो यहां दिखेगा आपको, इसकी बेली साइड पे पूरा आपको दिखेगा। बात क्लियर है? सो नाउ you understand that if the head of the cockroach is cut off, जब इसके हेड में है ही बहुत कम नर्वस सिस्टम, तो it will still survive for a long as 1 week। बात समझ में आई मेरी बात? अगर इस कॉकरोच का बेटा, अगर, अरे भैया कमर दुख गई, अगर इस कॉकरोच का मैं हेड काट भी दूं ना, तो इसके हेड के पार्ट में इतना कम नर्वस सिस्टम है कि ये तब भी 1 हफ्ता जिंदा रह सकता है। नीट की लाइन आ रखी है, नीट की लाइन आ रखी है। अब देखो, अब क्या बोलती है एनसीईआरटी कि जो ब्रेन, हेड रीजन में जो ब्रेन है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया बाय सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन। देखो ये हेड है,
है ना, ये इसका हेड पार्ट है। हेड पार्ट में अगर मैंने ब्रेन बनाना है तो ब्रेन कुछ भी नहीं है, एक गैंग्लियन ही है, उसे बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो एक्ट करता है एज अ ब्रेन इन कॉकरोच। ब्रेन के, अगर कॉकरोच की ब्रेन की बात करो तो वो क्या है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के जस्ट नीचे मुझे मिलता है एक और गैंग्लियन जिसे बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। सब मतलब नीचे, नीचे किसके, ईसोफेजियल के। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा आपको 3 गैंग्लियन देखने को मिलेंगे थोरैक्स के रीजन में और 6 देखने को मिलेंगे एब्डोमेन के रीजन में। क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? नर्वस सिस्टम यहां पे होता है बेटा खत्म। अच्छा एक चीज और, ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है ना, ये जो ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, जो हेड रीजन में है, ये किसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है? ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है हमारे एंटीना को। किसको? एंटीना को। और बेटा एक और चीज को करता है, किसको करता है जल्दी बताओ? एंटीना को। साथ में एक और को ये सप्लाई करता है जिसे बोलते हैं आंखों को। आंखों को। बात समझ में आई? बाकी बेटा मैंने इसके अंदर सारी बातें आपको बता दी है पहले ही, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे एंटीना, आई, है ना, मैक्सिलरी पल्प्स मैं आपको बता चुका हूं, लेबियल पल्प्स, एनल सर्काई, है ना। एनल सर्काई मैंने आपको पहले बताया क्या है, सेंसिटिव टू साउंड है। कंपाउंड आईज डॉर्सली प्रेजेंट होती है, बता चुका हूं। हर एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सिंगुलर है तो ओमाटिडियम बोलेंगे, है ना। सेवरल ओमाटिडिया के चक्कर में कॉकरोच जो है वो रिसीव करता है सिग्नल और ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। ये इमेज जो होती है वो मोज़ेक विजन होती है, जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है ना। रात में निकलते हैं इसलिए इनकी, रात में इनको ढंग से दिखता है, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन बोलते हैं। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। बोलो स्वाहा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी कॉकरोच का आखिरी पार्ट जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा ये कॉकरोच का, जिसे बोलेंगे क्या? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हमें भी नहीं पता, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल का भी पढ़ना है और फीमेल का भी पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। तो कॉकरोचेस आर डाइशियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डाइशियस मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल। अरे डाइशियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। डाइशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का अब बताओ यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है ना। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, देखो एनसीईआरटी ने इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे ना, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बना रखा है, मैं आपको अपना बना हुआ दिखाता हूं। डेरे ना डेरे ना ना ना। लेट्स स्टार्ट। ये देखो, अब मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ना, आपका टॉपिक खत्म, आपका चैप्टर खत्म, है ना। इजी था भाई, मुश्किल नहीं था। अब देखो होता क्या है, मेल के पास प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस। और ये टेस्टिस ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, ये लोब्यूलर लोब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक लोब ऐसे करके, दूसरा लोब ऐसे करके, तीसरा लोब ऐसे करके, ठीक है ना। तो मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो ट्राइलोब्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइलोब्यूलर होते हैं। एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूं, देखो ये दिख रहा है आपको, देखो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, दिख रहा है आप लोगों को। तो आप खुद देखो इसके जो प्रेजेंट है टेस्टिस वो कैसे हैं? ट्राइलोब्यूलर। ये एनसीईआरटी लिख देती है, मैं कोई जरूरत नहीं बताने की। ट्राइलोब्यूलर इनके टेस्टिस होते हैं, मतलब 3 लोब के बने हुए हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आई गई होगी यार अब तक तो। अब तो तुम लोगों को धीरे धीरे मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाते हम, है ना। अब देखो, अब हो क्या रहा है कि इसके टेस्टिस प्रेजेंट है, 1 पेयर है, एक दोनों तरफ होंगे, लेटरली साइड प्रेजेंट होंगे, है ना। कौन से सेगमेंट में होंगे? देखो 4 से लेके 6 सेगमेंट तक, 4 से लेके 6 सेगमेंट तक आपको देखने को मिलेगा क्या? टेस्टिस। अब दोनों टेस्टिस से एक पतली पतली ट्यूब निकलती है जिसे बोलते हैं वासा डेफरेंस। क्या निकलती है? वासा डेफरेंस। ये दोनों की दोनों वासा डेफरेंस ओपन होती है। देखो ये तो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां पे, ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल। तो आप देखो ये सेमाइनल वेसिकल, अब ये देखो टेस्टिस 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे, 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे, 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे, और यहीं से आपको देखो 6 सेगमेंट से निकलती आ रही है पतली पतली ट्यूब जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस देखो इसी 6 सेगमेंट पे आप ओपन हो रही है, किसके अंदर? सेमाइनल वेसिकल के अंदर। अब तुम खुद सोचो, तो सेमाइनल वेसिकल कौन से सेगमेंट पे होगा? 6th सेगमेंट पे ही होगा। अब देखो इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे,
इस टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। मतलब स्पर्म्स के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स का बनना। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन गए। ये स्पर्म्स क्या करते हैं? वासा डिफरेंस से होते हुए आते हैं, सेमाइनल वेसिकल में आते हैं, और ये सेमाइनल वेसिकल से कुछ सिक्रीट होता है। तो सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म्स आने के बाद क्या करते हैं? ये स्पर्म क्या करते हैं? ग्लू कर जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और ये चिपकने के बाद क्या करते हैं? ये चिपकने के बाद क्या करते हैं? स्पर्म्स के पैकेट्स बना लेते हैं। ये देखो, स्पर्म के पैकेट्स बना लेते हैं। उन पैकेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटाफोर। स्पर्मेटाफोर कुछ भी नहीं है, दे आर दी पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स। पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स, ठीक है ना? तो ये पैकेट्स ऑफ स्पर्म डालते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स को चिपका देते हैं, ग्लू कर देते हैं, और चिपक के क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटाफोर बन जाते हैं, ठीक है? अब ये वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब है और सेमाइनल वेसिकल की जो ट्यूब है, ये दोनों मिलके देखो बनाती है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो, ये वासा डिफरेंस की डक्ट आई और ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट होती है। ये दोनों मिलके देखो यहां पे क्या बना दी? इजैकुलेटरी डक्ट बना दी, है ना? ये इजैकुलेटरी डक्ट बना दी। यहीं से हमारे स्पर्मेटोफोर यानी ये पैकेट्स ऑफ स्पर्म आएंगे और यहां से ये देखो ऐसे करके बाहर निकलेंगे। तो ये इस छेद से बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? इस छेद से, कलर चेंज कर देता हूं, इस ओपनिंग से बाहर निकल रहे हैं, छेद से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, यहीं पे सेमाइनल वेसिकल के ऊपर देखूं तो यहां पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक मैंने यहां पे हरा हरा कलर, देखो छोटी छोटी डंडियां बना रखी है, छोटी छोटी ट्यूब बना रखी है, और इसके ऊपर ही जस्ट मैंने एक ब्लू कलर की बड़ी बड़ी ट्यूब बना रखी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ये छोटी छोटी ट्यूब है और बड़ी बड़ी ट्यूब है। इस पूरे ग्लैंड को मिला के बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मशरूम ग्लैंड, या मैं बोलूं इसको यूरिकोस ग्लैंड। क्या बोलूं? यूरिकोस ग्लैंड। ये कौन से सेगमेंट पे? देखो 6 पे तो है ही है, थोड़ा इससे नीचे भी आ रहे हैं, तो ये 7 सेगमेंट पे भी होते हैं। तो 6 to 7 सेगमेंट पे आपको देखने को मिलता है मशरूम ग्लैंड, या मैं बोलूं यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है ना? अब इसकी जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है, ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होगी? स्पर्म्स को ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होगी। इसके अलावा इसकी जो लार्जर ट्यूब्यूल है, उसका काम क्या होता है? पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि ये फर्स्ट लेयर बनाता है स्पर्मेटोफोर पे। ये जो हमारे जो पैकेट्स ऑफ स्पर्म बन गए हैं ना, ये जो पैकेट्स ऑफ स्पर्म बने हैं, इनके ऊपर बेटा लेयर चढ़ती है। इनके ऊपर क्या चढ़ती है? 3 लेयर चढ़ती है। एक लेयर, दूसरी लेयर, और ऐसे करके तीसरी, 3 लेयर चढ़ती है इनके ऊपर। जो पहली लेयर बनाती है वो कौन बनाती है? हमारी मशरूम या यूरिकोस ग्लैंड का लार्जर ट्यूब्यूल बनाता है। बात समझ में आई? दूसरी जो अगर आपको मैं बताऊं जो लेयर बनाती है, वो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। कौन बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। अब तीसरी एक चीज हो रहा है। तीसरा यहां पे देखो, मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक आपको ग्लैंड दिख रहा है, मैंने आपको यहां पे रेड मार्क कर दिया, देखो ये ग्लैंड दिख रहा है। इस ग्लैंड को बोलते हैं बेटा फेलिक ग्लैंड, या मैं बोलूं कोंग्लोब्लेट ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड, या मैं बोलूं कोंग्लोब्लेट ग्लैंड। ये 3rd लेयर बनाता है, और इस ग्लैंड का ओपनिंग देखो अलग है। इस ग्लैंड की देखो ओपनिंग अलग है, जिसे बोलते हैं फेलिक ग्लैंड ओपनिंग। मेरी बात समझ में आई? इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग अलग है, और वो जो ऊपर फेलिक ग्लैंड दिख रहा है या कोंग्लोब्लेट ग्लैंड दिख रहा है, उसकी ओपनिंग अलग है। और ये स्पर्मेटोफोर पे तीसरा लेयर बनाता है। क्या बनाता है? तीसरा लेयर बनाता है। इसके अलावा मेल्स के पास कुछ गोनेपोफाइसिस होते हैं। क्या होते हैं? गोनेपोफाइसिस। वर्ड याद आ रहे होंगे आप लोगों को अभी। ये गोनेपोफाइसिस होते हैं। ये गोनेपोफाइसिस क्या काम करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कोपुलेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये हेल्प करते हैं कि स्पर्म्स अच्छे से चले जाएं, किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर चले जाएं। तो गोनेपोफाइसिस होते हैं। ये गोनेपोफाइसिस क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल, है ना, बाहर निकलते हुए एक्सटर्नल काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सटर्नल काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे किसके अंदर? अरे अब तो बता दो, हेल्प करते हैं हमारे किसके अंदर? ये रिप्रोडक्शन में, फीमेल के साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तब ये हेल्प करते हैं। डायग्राम में मैं आपको गोनेपोफाइसिस दिखा देता हूं। गोनेपोफाइसिस में अलग अलग चीजें आती हैं। बेटा पढ़ लो क्या क्या आता है। 1 सेकंड रुकना बेटा, पानी पी ले जरा। 1 सेकंड रुको बेटा, पानी पी लेते हैं।
पानी पानी पी लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना। चलो भाई, एक तरीके से हम लोगों ने पानी पी लिया। अब देखो मेल के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया गोनेपोफाइसिस। क्या बताया? गोनेपोफाइसिस, है ना। ये गोनेपोफाइसिस क्या होते हैं? कुछ एक्सटर्नल स्मॉल काइटिनियस स्ट्रक्चर, बता चुका हूं। एक्सटर्नल स्मॉल काइटिनियस स्ट्रक्चर, काइटिनियस यानी काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं कोपुलेशन में। देखो अब गोनेपोफाइसिस अलग अलग तरीके के होते हैं, देखो। अच्छा, गोनेपोफाइसिस का एक और नाम होता है बेटा फेलोमियर। क्या बोलते हैं इसको? फेलोमियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोमियर। अब देखो एक आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हो गया देखो लेफ्ट फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर की तरह एक और होता है देखो राइट फेलोमियर। राइट फेलोमियर के साथ एक और होता है देखो वेंट्रल फेलोमियर। तो लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ये सब गोनेपोफाइसिस है। और भी स्ट्रक्चर्स हैं, और भी देखो एक्सटर्नली, सब एक्सटर्नली प्रेजेंट है, बाहर दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। जैसे ये देखो ये स्ट्रक्चर सूडोपेनिस, जैसे ये देखो टिंटिलेटर, है ना। इसके अलावा आपको देखो ये कोडल स्टाइल, क्या बोला मैंने? कोडल स्टाइल, इसी को बोलते हैं बेटा एनल स्टाइल। ये मेल में ही दिखता है, फीमेल में नहीं दिखता। तो ये सारे के सारे, मैंने क्या क्या बोला? सारे के सारे कौन कौन? देखो सूडोपेनिस, टिंटिलेटर, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, सूडोपेनिस, एनल स्टाइल, ये सब के सब बेटा गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर कहलाते हैं, जो कि एक्सटर्नल स्मॉल काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। बोलो जय माता दी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मेल पार्ट हो गया यहां पे खत्म। लास्ट टॉपिक है बेटा फीमेल पार्ट। लास्ट है फीमेल पार्ट। फीमेल भी मैं यहां पे बना चुका हूं, फीमेल भी मैं यहां पे क्या कर चुका हूं? बना चुका हूं। अब तुम्हारे लिए सब इजी कर दिया यार मैंने, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। लेट्स स्टार्ट फीमेल पार्ट। फीमेल, जैसे मेल के पास टेस्टिस थे, ऐसी फीमेल के पास ऑफ कोर्स सी बात है ओवरी होगा। मेल में जो टेस्टिस थे वो 4 से लेके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट थे। यहां पे कुछ फर्क होता है कि सेकंड से लेके 6 सेगमेंट तक ओवरी फैली होती है। अब ओवरी क्या होती है? ओवरी एक पेयर होगा, लेटरली प्रेजेंट होगा, ओवा सिक्रीट करेगा। ओवा मतलब एग। अब हर एक ओवरी में आपको ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं ओवेरियोल्स। क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स। आपको दिख रहा है ये ओवरी के अंदर, देखो ये ओवेरियोल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ये ओवेरियोल्स दिख रहे हैं। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, याद रखना। मतलब 2 ओवरी में 16 ओवेरियोल हो गए। एक ओवेरियोल एक एग रिलीज करता है। एक ओवरियोल एक एग रिलीज करता है। कहने का मतलब क्या है बेटा? 2 ओवरी है, सेकंड से लेके 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट है, लिटरली प्रेजेंट है, ओवा सिक्रीट करती है। हर एक ओवरी में 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं ओवरियोल। हर एक ओवरियोल एक एग सिक्रीट करता है। बात समझ में आई? अब देखो इन ओवरीज से यहां से निकल रही है, देखो हमारी ये दिख रहा है, मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया डार्क करके, ओविडक्ट। क्या दिख रहा है? ओविडक्ट। हर एक ओवरी से ओविडक्ट आ रही है, और ये ओविडक्ट देखो जहां फ्यूज हो रही है, जहां ये मिल रही है आपस में, इस मिलने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं देखो वेजाइना। क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में वेजाइना नहीं है, ऐसा समझ लो कि 2 ओविडक्ट आपस में आके एक चैम्बर बना गई। 2 ओविडक्ट आपस में आके एक चैम्बर बना गई, देखो, इसलिए इसको बोलते हैं, इस वेजाइना को बोलते हैं मीडियन ओविडक्ट चैम्बर। क्या बोलते हैं? मीडियन ओविडक्ट चैम्बर। ये वेजाइना वो वेजाइना नहीं है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा। ये वेजाइना को हम इसलिए वेजाइना बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो दोनों ओविडक्ट है वो आके जुड़ जाती है, एक चैम्बर बना लेती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस चैम्बर के अंदर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्पर्माथिका। क्या बोलते हैं? स्पर्माथिका। ये एक पेयर होता है, एक पेयर, ये तो एक ही दिख रहा है मेरे को, एक आगे है तो एक सामने पीछे होगा इसके, ऐसे एक पेयर दिखता है, इसे बोलते हैं स्पर्माथिका। क्या बोलते हैं? स्पर्माथिका। और ये स्पर्माथिका स्टोर करता है किसको? स्पर्म्स को। बात समझ में आई? देखो यहीं पे स्पर्म स्टोर है और यहीं से हमारे एग आ रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन होती है। यहां पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। अब देखो ये जो पूरी ओवरी, ये जो चैम्बर था, ये जो ओवरी था, ये देखो ये ओपन करता है। यहां पे देखो ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं देखो बेटा फीमेल जेनाइटल पोर। वहां पे मेल जेनाइटल पोर था, यहां पे फीमेल जेनाइटल पोर है।
अरे क्या मेरी बात में कि नहीं आई? अब ये फर्टिलाइजेशन हो गई और फर्टिलाइज्ड एग अब नीचे आते हैं, फर्टिलाइज्ड एग अब नीचे आते हैं और इस नीचे वाले हिस्से, ये जो नीचे यहां आ रहे हैं, ये जो नीचे यहां आ रहे हैं, ये जो यहां आ रहे हैं, इसको बोलते हैं जेनाइटल पाउच। क्या बोलते हैं? जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर और नीचे वाले को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। दोनों मिला के बेटा कहलाता है जेनाइटल पाउच। क्या कहलाता है? जेनाइटल पाउच। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोल दो यार, क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने आपको एब्डोमेन में पढ़ाया था कि 7th 8th 9th 7th 8th 9th वाला जो पार्ट होता है आगे वाला स्टर्नम वाला, वो जेनाइटल पाउच बनाता है फीमेल के अंदर। देखो 6 सेगमेंट के बाद देखो ये जेनाइटल पाउच, देखो 7th 8th और 9th यही तो होंगे जो जेनाइटल पाउच बना रहे। उनमें से 7th बोट शेप का होता है। सब यहां पे क्लियर होती जा रही। अब इस जेनाइटल पाउच के अंदर देखो, इस जेनाइटल पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखो गोनेपोफाइसिस। क्या प्रेजेंट होते हैं? गोनेपोफाइसिस, है ना। सेम गोनेपोफाइसिस बेटा मेल्स के अंदर भी थे और फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनका काम अलग होता है। इनका काम अलग होता है। उधर तो काम था कोपुलेशन करवाने का, इधर काम थोड़ा सा डिफरेंट है। काम क्या डिफरेंट है कि ये गोनेपोफाइसिस एक तो काइटिनियस होते हैं, सेम चीज वो भी काइटिनियस थे। ये क्या करते हैं, जो भी यहां से अंडे आए होंगे ना, अंडे कितने आए होंगे? ऑफकोर्स की बात है 16 अंडे, 8 यहां से 8 यहां से, तो 16 हो गया। बात समझ में आई? तो ये अरेंज करता है फर्टिलाइज्ड एग को इन 2 रोज। तो जो भी यहां से फर्टिलाइज्ड एग यहां से अंदर आए होंगे, यहां आए होंगे, है ना, उनको ये 2 रो में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये 2 रो में मैंने आपको दिखा दिया कन्वर्ट होता हुआ, ये 2 रो में मैंने आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखा दिया। बस ये काम है गोनेपोफाइसिस का। बात समझ में आई? अब आगे समझो। अब आगे फीमेल तो और इजी लग रहा होगा आपको। अब फीमेल के पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं, यहां पे एक और ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये देखो, इसे बोलते हैं कोलेट्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल ग्लैंड। एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, मशरूम लाइक ग्लैंड है। ये क्या करता है? सिक्रीशन करता है एग केस यानी ऊथिकल का। मतलब ये जो 2 रो में जो कन्वर्ट हो गई है ना, इस 2 रो में जो कन्वर्ट हो गई है, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ती है ऊथिका की। किसकी लेयर चढ़ती है? ऊथिका की एक और लेयर चढ़ती है ना। वो कौन चढ़ाता है? हमारा ये कोलेट्रल ग्लैंड। कौन चढ़ाता है? ये कोलेट्रल ग्लैंड। एक पेयर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ एग केस। एग केस मतलब एक तरीके का इसके आसपास इसने बक्सा बना दिया, केस बना दिया, उसमें ये अप स्टोर हो गए, है ना। इसको बोलते हैं ऊथिकल। क्या बोलते हैं? ऊथिकल। तो ऊथिकल की बात करूं तो ये रेडिश ब्राउनिश दिखता है। क्या दिखता है? रेडिश ब्राउनिश दिखता है, या फिर मैं बोलूं ब्लैकिश ब्राउनिश दिखता है। जिसकी जो लेंथ देखूंगा मैं तो 3/8 इंच यानी 8 mm की इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। 8 mm की इसकी क्या होती है? लेंथ होती है ना। अब देखो ऑन एन एवरेज की बात करूं तो हमारी जो फीमेल है वो एक बारी में 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है। बात समझ में आ रही है? ऑन एन एवरेज हमारी जो फीमेल है, वो फीमेल कॉकरेच है, वो प्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। और हर एक ऊथिका में आप हिसाब लगा लो 14 से 16 अंडे होते हैं। और वो अंडे आगे जाके कन्वर्ट होते हैं निम्फ के अंदर। किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्या कन्वर्ट होते हैं? निम्फ के अंदर, है ना। पहले निम्फ बनेंगे, उसके बाद एडल्ट बनेंगे। एनसीईआरटी बोलती है निम्फ में कोई भी उनके पास विंग्स नहीं होते, लेकिन हाँ विंग लाइक स्ट्रक्चर, विंग पैड होते हैं। विंग पैड प्रेजेंट मगर विंग्स नहीं होते। जब निम्फ जो होता है वो मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग मतलब एक तरीके से एडल्ट में जब चेंज होता है तो वो कितनी बार मोल्टिंग करता है? 13 बार चेंजेस करता है अपने शरीर में। 13 मोल्टिंग करके जब वो एडल्ट बनता है, इसको कहते हैं बेटा कॉकरेच। इसे कहते हैं कॉकरेच। इस कॉकरेच के पास आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। इस कॉकरेच में विंग्स होते हैं। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई बालक? क्या मेरी बात क्लियर हुई? है ना। इसको एक बार हल्का से मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा के आपको मैं ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म कर देता हूं, ताकि फिर हम छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। From each testis arise a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। वही सेम चीज मैंने बताई। इस vas deferens जाके seminal vesicle जुड़ेंगे और फिर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे। ejaculatory duct opens into male gonopore situated ventral to anus, है ना। फिर ये कहां खुलेगा? आगे जाके मैंने आपको बताया मेल गोनोपोर से खुल जाएगा, जो कि एनस से आगे की तरफ होता है, जिसे बोलते हैं वेंट्रल टू एनस। A characteristic mushroom shaped gland is present
इन द 6th-7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, है ना। तो एक मशरूम ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि 6th-7th ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है ना। मैंने आपको बता चुका हूं, यूरिकोज ग्लैंड भी कहते हैं, यूरिकोज ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी डक्ट्स होती है और बड़ी बड़ी डक्ट्स होती है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर। जो इसका जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कोपुलेशन में हेल्प करेंगे, कोपुलेशन में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। काइटिनियस होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर को, है ना। आप देख रहे होगे मेल गोनोपोर जो था वहां पे, जो मेल का जो होल था उसी के आसपास ये सारे थे, है ना। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटाफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज थ्रू कोपुलेशन। ये बता चुका हूं मैं आपको, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर ये ग्लू करते हैं, बंडल में बन जाते हैं। अब आ जाओ, ये देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, बता चुका हूं। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, बता चुका हूं मैं आपको। कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर, बता चुका हूं। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेजाइना। जो भी ओविडक्ट होती है ओवरी से वो आती है, एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट यानी चैम्बर बनता है, उसे बोलते हैं वेजाइना, है ना। विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर, जो ओपन करता है किसके अंदर, जेनाइटल चैम्बर में, बता चुका हूं सारा। वहां पे फीमेल गोनोपोर था, खुलता किसके अंदर है, जेनाइटल चैम्बर में। अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो स्पर्माथिका वहां पे प्रेजेंट है पेयर में, है ना। वो क्या होते हैं, 6th सेगमेंट पे होते हैं, बता चुका हूं सारी बातें। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, सबको बता चुका हूं। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एंकेज इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। अब इनके जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो कहां होते हैं, कैप्सूल के अंदर होते हैं, ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, ये डार्क रेडिश से लेके ब्लैकिश ब्राउन होते हैं। अबाउट 3/8 यानी 8 mm लॉन्ग होते हैं, है ना, है ना। इसके अलावा देखो, दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस, या तो ये छोड़ दिए जाते हैं या फिर इसको क्या किया जाता है, सुटेबली इसको चिपका दिया जाता है। यूजली इन अ क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सरफेस। और इनको कहां छोड़ा जाता है, किसी क्रैक में, है ना, जहां क्रैक हो, जहां ये अंदर आसानी से रह सके, बच के रह सके, है ना, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहां पे अच्छा खासा पानी हो या अच्छा खासा खाना हो, है ना। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिका, मैं आपको बता चुका हूं। ईच कंटेन 14 से 16 अंडे, मैं आपको बता, सोचो कितने सारे एक बारी में आएंगे। फिर ये बता चुका हूं पेरीप्लांटा अमेरिकाना, है ना, इस पैरामेटाबुलस, इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो पैरामेटाबुलस होती है। पैरामेटाबुलस मतलब इनडायरेक्ट मतलब लार्वा फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसकी इनडायरेक्ट होती है पैरामेटाबुलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल से, मैंने आपको पहले बताया था निम्फ बनता है। अब ये निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स की तरह दिखता है, बिल्कुल में वेरी मच, काफी हद तक। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच दी एडल्ट फॉर्म। अब मोल्टिंग करता है निम्फ, उसके बाद 13 टाइम्स मोल्ट करता है और एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फ स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। अब देखो क्या होता है, देखो 13 बार ये क्या करेगा, मोल्टिंग करेगा। 13 बार मोल्टिंग करने के बाद ये एडल्ट बनेगा। मैं वहां एक चीज बताना भूल गया, अच्छी बात हमने पढ़ लिया। तो 13 से एक नंबर पहले, जब ये 12वें नंबर पे होगा, 12वें नंबर पे जब इसको 13वें नंबर की एडल्ट बनना होगा, मोल्टिंग करनी होगी, मतलब 12 बार मोल्टिंग कर चुका है, तब इसके पास विंग्स पैड्स दिखेंगे, आपको दिखेंगे इसके पास विंग्स पैड्स, ठीक है, लिखा हुआ है देखो। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फर स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव अ विंग्स। मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड सो आर मेनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस येट, है ना, है ना। इसके अलावा देखो, फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड, है ना, पेस्ट है, खाना खराब कर देते हैं और कंटेमिनेट करते हैं अपनी गंदी सी एक्सक्रीटा करके, उसमें बदबूदार बैक्टीरियल डिजीज को भी ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने में ये लोग करते हैं। आई थिंक फ्रॉग क्लियर, फ्रॉग इजी था बेटा, फ्रॉग इजी था, आई थिंक इजी होगा। लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच आपका ये पूरा लेक्चर देखने के लिए। अगर आपने पूरा देखा है तो आपको ये आपको ये कॉकरोच बेटा रट गया होगा। चलो ओके, बाय बाय।